Amisha, are we good? Can we start? Yes, we can. Okay. Right. Good morning to everyone. जैसा कि पहले भी हम लोग ट्रेनिंग सेशन लगातार कर रहे हैं सो दैट जो डिफिकल्टीज आ रही हैं उसको दूर कर सकें और अच्छा जो लोग अपना माइक जो है म्यूट पे कर देखिए। इंक्वायरी ऑफिसर विजिलेंस 2 मिनट लाके ठीक विजिलेंस वाले अपना म्यूट करें। आप सभी अपना जो है माइक जरूर म्यूट किए रहे हैं क्योंकि इससे बाकी लोगों को सुनने में डिफिकल्टी होगी और जो ट्रेनिंग सेशन का फायदा है वो नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए जब क्वेश्चन आप लोगों को पूछना हो तभी अपना माइक जो है अनम्यूट करेंगे। तो जो हम लोगों ने पहले भी HKRN के बारे में कई बार मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं ताकि सबके जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, कई लोग चेंज हो रहे हैं, नोडल ऑफिसर चेंज हो जा रहा है, कभी कभी कई लोग चेंज होते हैं, तो उसके लिए ये बार बार रिपीट टाइप का ट्रेनिंग है। तो काफी डिपार्टमेंट्स ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी की हुई है, स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, कई डिपार्टमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया और अप्रैल और मई की सैलरी जो है दे दी है काफी डिपार्टमेंट्स ने, और अभी भी लेकिन काफी पेंडेंसी है। जैसे अप्रैल की ज्वाइनिंग जो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से है वो लगभग 43,000 थी, लेकिन अभी पेमेंट जो है लगभग 25,000 लोगों की हुई है। तो अभी भी अप्रैल की पेमेंट बची है या कई डिपार्टमेंट्स ने शायद अपने लेवल पे पेमेंट कर दी थी। दूसरा जो है मई में ज्वाइनिंग लगभग 43,000 की थी और मई में उसके अगेंस्ट लगभग 27-28,000 लोगों की पेमेंट जा चुकी है। तो प्रोग्रेस तो काफी हुई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट, आज जो हम लोग 22 जून है और आज तक पेमेंट सबकी हो जानी चाहिए थी, मतलब इसलिए शायद ये लग रहा है कि शायद अभी और ट्रेनिंग की या कुछ सेशन की जरूरत थी, इसलिए हम लोगों ने ये ट्रेनिंग सेशन दोबारा रख दिया कि अब इस महीने के लिए जो डिलेड है वो अपना अपना कर लें और जो नेक्स्ट पे साइकिल हमारा आ रहा है, जून का जो पेमेंट होना है मंथ ऑफ जुलाई में, वो जुलाई के शुरू में हो जाए। ये समझ अभी तक मुझे भी नहीं आ रहा है कि ये डिले आखिर अटेंडेंस लगाने में हो क्यों रही है, जब उसी DDO के पास काम करता है और वहीं पे वो काम कर रहा है उसी दफ्तर में जहाँ अटेंडेंस लगनी है, फिर भी 20-20 दिन लग जा रहे हैं अटेंडेंस मार्क करने में। कई लोगों के पास तो 2-2 एम्प्लॉई हैं, फिर भी 20-20 दिन लग जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ने इसको काफी सीरियसली लिया हुआ है, चूंकि चीफ सेक्रेटरी इसको लगातार मॉनिटर कर रहे थे। तो अभी शायद इसमें हम लोग की पॉलिसी जैसी आ जाएगी उसमें पेनल्टी प्रोविजंस भी ऐड हो जाएंगी और वो उस कंसर्न DDO के ऊपर ही लगेगी पेनल्टी, और वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर आपके पास कोई चारा नहीं होगा कि एक डेट के बाद जैसे ही आपका अगर पे साइकिल आपने क्रॉस किया तो आपके ऊपर पर पर्सन कुछ अमाउंट फिक्स हो रहा है जिसमें पेनल्टी लगेगी और वो DDO को अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है और उस सिचुएशन अब हम लोग इसको ट्रेनिंग का जो मेन हमारा एजेंडा है, क्या हमारे डिपार्टमेंट्स को करना है, अटेंडेंस और पेमेंट ओवरव्यू, अपलोडिंग अटेंडेंस एक बार दोबारा प्रोसेस हम लोग फिर से देखेंगे और पेमेंट का प्रोसेस भी देखेंगे, क्योंकि कई बार अभी कई डिपार्टमेंट्स ने काफी सारी गलतियां कर रखी हैं। तो बार बार ट्रेनिंग देने का उद्देश्य यही है कि ये जो गलतियां कर रहे हैं वो गलती ना करें, क्योंकि गलती करने की वजह से पूरा डिले काफी ज्यादा हो जा रहा है। और ये हम लोग को समझना चाहिए कि ये जितने भी मैन पावर लगी है इनकी सैलरीज बहुत कम है, 18-20 हजार, कई 15,000 से लेके 30,000 के अंदर है। तो सैलरीज टाइमली मिल जाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तमाम कमिटमेंट्स होते हैं सभी के, अपना किराया देना है, किसी को कुछ करना है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोग टाइमली पेमेंट कर दें इनकी। लास्ट में हमारा नया पे साइकिल जो हम लोग बना रहे हैं वो भी दिखाएंगे। या नमिशा, नेक्स्ट स्लाइड। जो इम्पोर्टेंट बातें HKRN के बारे में मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी सब लोग को पता चल चुका है, काफी मतलब
लार्ज स्केल पे अब तमाम 164 डिपार्टमेंट हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, तो वो प्रोसेस काफ़ी लोगों को जानकारी हो गई है। जो पेमेंट की प्रोसेसिंग है उसमें तीन चार जो है, जैसे बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, अभी भी बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन में इश्यूज आ रहे हैं। जैसे 200 लोगों की अटेंडेंस अपलोड की हुई है और उसकी सैलरी भी आ गई है, लेकिन उसमें से एक बंदे का किसी का अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है और उसकी वजह से जो है वो सैलरी रुक जाती है। तो बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत अकाउंट में सिस्टम सैलरी नहीं दे सकता है। अगर वो किसी श्याम सिंह का नाम पे अकाउंट है, तो जब तक वो वेरीफाई नहीं होगा कि हाँ ये अकाउंट सही है, तब तक सैलरी नहीं जाएगी और सबकी रुकी रहेगी। हमने जानबूझ के सबके साथ क्लब कर रखा है, क्योंकि अगर एक का छोड़ देंगे फिर उसका दोबारा आएगा ही नहीं। तो इसलिए जो है ये हमने ये प्रोसेस है कि आपको बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करना है। और जिन लोगों के भी बैंक, ये वन टाइम एक्सरसाइज है, एक बार आप लोगों ने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली तो इसमें किसी का भी जो है तो आगे फ्यूचर में नहीं आएगा, क्योंकि ये फिक्स हो जाएगा एक बार बैंक अकाउंट, तो दोबारा इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक डिपार्टमेंट वाइज एक शीट भी थी, मैं आई डोंट नो वो है नहीं शायद, उसमें कुछ डिपार्टमेंट से हेल्थ के काफी सारे पेंडिंग है, ट्रांसपोर्ट के भी बैंक अकाउंट्स पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए, तो वो आप लोग को अलग से हम लोग दे देंगे। डिपार्टमेंट को लिख भी रहे हैं कि अपना बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन कराएं, ताकि जो है पेमेंट टाइमली चली जाए। पेई कोड जो है एचकेआरएन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं लगातार पिछले वाले वीडियो में ट्रेनिंग सेशन में भी बार बार रिपीट कर रहा था कि ये जो पेई कोड है एचकेआरएन का, यूनिवर्सल पेई कोड है, ये आपको जब ई सैलरी पे आप पोर्टल पे जाते हैं और अपना पे करते हैं, उस दौरान इसका बेहद इसकी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर ये पे कोड आपने गलत डाल दिया तो सारा कुछ रिकॉर्ड जो ई सैलरी पोर्टल पे वो गलत आ जाता है और फिर पेमेंट हो नहीं पाती है। तीसरा है कि पेमेंट को प्रोसेस करना। पेमेंट प्रोसेस करने का, अच्छा मैंने उल्टा बता दिया, पहले अपडेटिंग अटेंडेंस है, मतलब बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन है, फिर अटेंडेंस अपडेट करना है। नमिशा, देयर इज सम ब्लैक स्लाइड कमिंग, ओके। अटेंडेंस अपलोड करना है, फिर पेई कोड देखना है, फिर एचकेआरएन वैन अकाउंट है, 4 नंबर पॉइंट देखिए, एचकेआरएन वैन अकाउंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर डिपार्टमेंट को एक यूनिक वैन अकाउंट मिला हुआ हर डीडीओ को। तो इंश्योर ये करना है कि अभी भी बहुत लोग ये गलती कर रहे हैं कि जब ई सैलरी पे जाते हैं तो जैसे ही वो हमारा पेई कोड डालते हैं एचकेआरएन का, तो एक ऑटोमेटिक कुछ भर के आता है। जो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट भरा हुआ आता है अकाउंट नंबर, उसको आपको हटाना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, बार बार मैं रिपीट करूंगा कि जो डिफॉल्ट भरा हुआ आता है वो हटाना है। और उसके बाद जो एचकेआरएन का वैन अकाउंट जो आपके इनवॉइस में छप के आ रहा है, रिमेंबर दिस, इनवॉइस में एक अकाउंट नंबर छप के आता है, उसका डिटेल भी देखेंगे, उस अकाउंट नंबर को ही भरना है वहां पे। और बहुत सावधानी से भरना है, क्योंकि वो वैन अकाउंट क्या हो रहा है कि सिमिलर टाइप का अगर एक डिजिट भी बदल गया तो वो वैन अकाउंट किसी और ही डिपार्टमेंट के वैन अकाउंट में पैसा चला जा रहा है, और वो एक मतलब डिफिकल्टी इससे राइज हो रही है, जिसकी वजह से फिर हमें पूरा प्रोसेस रिपीट करके वहां से पैसा वापस लेना पड़ता है, फिर दोबारा डालना पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। जो भी डीडीओ या उसके साथ काम कर रहे हैं कंप्यूटर वाले ऑपरेटर्स, वो ध्यान दें कि जो ई सैलरी पोर्टल पे वैन अकाउंट नंबर, हमारा जो इनवॉइस पे वैन अकाउंट नंबर है वो भरना है। ठीक, उसके बाद हमारा प्रोसेस जो पेमेंट है ये डिलेड मैंने बता दिया कि इसको थोड़ा और, आपको अटेंडेंस अपलोड करने का टाइम बिल्कुल 20 तारीख तक नहीं जाना चाहिए, 20-21 तक, क्योंकि अटेंडेंस में लगाने में इतना टाइम कभी नहीं लगता। वो तो किसी के पास 4 एम्प्लॉई है, किसी के पास 10 एम्प्लॉई है, इतने लोगों के अटेंडेंस भरने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। पे कॉन्फर्मेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि कई बार लोग पे तो कर दे रहे हैं लेकिन उसका पे कन्फर्मेशन नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप पे कन्फर्मेशन नहीं करेंगे तब तक इवन आप पे कर चुके रहेंगे, फिर भी पे उनकी सैलरीज जो है एम्प्लॉइज के खाते में नहीं जा पाएगी। तो इसलिए पे कन्फर्मेशन का भी आपके पास, सबके पास टैब आता है, वो अभी दिखाएंगे भी आपको, वो कंफर्म करना है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो लीगल एंड स्टैट्यूटरी जो कंप्लायंसेस है, लीगल एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, स्पेशली हमारा ईएसआई ईपीएफ जो है, जो 21,000 या 21,000 समथिंग के नीचे ईएसआई का है, और ईपीएफ जो है हमें सभी को देना है। ये क्वेश्चन भी आया था कि
जो 15,000 से ज्यादा हैं उनका क्या ईपीएफ देना है नहीं देना है, लेकिन ये सरकार के लेवल पे डिसीजन लिया गया था कि हाँ हम देंगे, सारे लोग देंगे, तो ईपीएफ हमें हमारे जितने भी रोल पे एम्प्लॉइज हैं सबको ईपीएफ हम लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे। वो एक फॉर्मूला लगा हुआ है। बट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कलेक्शन तो पैसे का हो जा रहा है, लेकिन चूंकि ईपीएफ ईएसआई के लिए कुछ डेटाबेस है, क्योंकि पहले से ही वो किसी ठेकेदार के थ्रू लगे थे, तो उनके पास एक यूएन नंबर था, एक ईएसआई कोड था, आधार डिटेल चाहिए, तो हमने एक फॉर्म भी बनाया था जो फॉर्म शेयर किया हुआ है सभी डीडीओ से, और उनकी पेमेंट के वक्त वो जब कंफर्मेशन करते हैं तब भी वो आता है कि इसको जरूर भरें। अगर आप इसको नहीं भरेंगे तो अभी हमारे पास जैसे 40-45,000 लोग जो भी हमारे रोल पे हैं, उसमें से हार्डली 12,000 लोगों का डेटाबेस हमारे पास आ पाया है और उनकी ईपीएफ ईएसआई कंप्लायंसेस हो पा रहे हैं। अगर ये नहीं होगा तो इसमें भी पेनल्टी लगेगा, क्योंकि ये तो हमारे पोर्टल से भी बाहर का काम है, और इस पेनल्टी में फिर ये पेनल्टी भी लाइबिलिटी जो है डीडीओ के ऊपर ही आएगी अल्टीमेटली, क्योंकि गवर्नमेंट की ही कंपनी एचकेआरएम भी है और वो डीडीओ भी सरकार का है। तो अल्टीमेटली हमें जो हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगी वो हमारे बिलिंग साइकिल में होके आपके पास इनवॉइस चला जाएगा। तो ये जो ईपीएफ ईएसआई नंबर्स के लिए जो हम जो डिटेल्स चाहिए उसको सभी लोग से अनुरोध है कि इसको अच्छे से टाइमली भर दें, ताकि ये कंप्लायंसेस हम लोग की टाइमली हो पाए। नेक्स्ट स्लाइड। Ranjit, do you want to show the list of people who have not completed the account verification, that Excel that we keep sending on the group, or should we move on to the next slide? Yeah, you can show. If it is available, then you can show. ये हम लोग शेयर कर रहे हैं कि जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, जो ईपीएफ ईएसआई का एक फॉर्म है, उसको अगर आप नहीं देखिए, ये एक पूरी लिस्ट है जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, रेनू दहिया एम्प्लॉय नेम मींस कि बेसिकली द डीडीओ नहीं, डीडीओ इज सुरेंद्र सिंह। सो डीडीओ इज सुरेंद्र सिंह। अब जैसे सुरेंद्र सिंह है, इस तरह से आप देखिए डीडीओ वाइज लिस्ट भी है, अगर आप चाहोगे तो हम ये शेयर कर लेंगे। इसमें काफी सारे लोग, एजुकेशन डिपार्टमेंट है और ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कई सारे हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट, इरिगेशन, वाटर, हेल्थ के बहुत सारे हैं। तो ये अगर आप लोग नहीं डेटा नहीं दे रहे हैं, जैसे ये अकाउंट वेरिफिकेशन का है, कई सारे अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर अकाउंट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो सैलरी नहीं जा पाएगी। ये हम लोग ये बल्कि गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी लेवल पे तो ये डिसीजन हो रहा है कि अगर ये वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो इस बंदे का नाम डिलीट किया जाए, क्योंकि मोस्ट लाइकली ये कोई फ्रॉड कैंडिडेट है, और डिपार्टमेंट अगर उसका अकाउंट नहीं वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब ये कोई घोस्ट एम्प्लॉय जिसको हम लोग कहते हैं, कि ये शायद काम नहीं कर रहा था, इसका नाम पहले से चल रहा था और पैसे इसको दिए जा रहे थे गलत तरीके से। तो अगर ये साइकिल में अगर हमारे सारे अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाए तो नेक्स्ट साइकिल में उन सभी लोगों का जिनका अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं होगा उनको हम लोग ड्रॉप करेंगे, ये मानते हुए कि ये सारे घोस्ट एम्प्लॉइज हैं जो कि डिपार्टमेंट्स ने इधर उधर से पेमेंट कर रहे थे। तो इसलिए ये नमिशा, दैट वाज अ लिस्ट ऑफ account verification, not exactly the EPF side. Yes, right? account verification, yes. Okay, next slide. अब अटेंडेंस और जनरेटिंग इनवॉइस का जो पूरा ओवरऑल फ्लो है, वो जैसे डीडीओ अटेंडेंस अपलोड करता है, वैलिडेट करता है और निगम को भेजता है। निगम भी एक राउंड उस अटेंडेंस को चेक देख लेता है और उस पे इनवॉइस जनरेट कर देता है। डीडीओ के पास इनवॉइस उसी के लॉगिन पे आ जाता है। डीडीओ उसका अपना जो भी प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस करता है और फिर पेमेंट कंफर्मेशन करता है। सारे जो डिडक्शन करने हैं, जैसे टीडीएस है इनकम टैक्स का, फिर टीडीएस जीएसटी है, जीएसटी का है, ईपीएफ ईएसआई, ये सारी चीजें वो डिडक्शन देखता है और फिर अप्रूवल करता है एंड देन उसको ट्रांसफर कर देता है पैसे को हमारे एचकेआरएम के बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, अटेंडेंस प्रोसेस अपलोड करने का हम लोग दोबारा इसको देख रहे हैं। जैसे डीडीओ ने अपने या एचओडी ने अपने लॉगिन में किया हुआ है तो उसके पास एक टैब आता है लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हो इनवॉइस और अटेंडेंस का। इसको क्लिक करता है जब वो इनवॉइस और अटेंडेंस, तो उसको ये डैशबोर्ड दिखता है। इस डैशबोर्ड में देखो, आप मंथ है, सेलेक्ट महीना आप कर सकते हो। पहले आप अपलोड अटेंडेंस करोगे तो उसके बाद ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा, महीना आएगा, ईयर आएगा। संतोष नरवाल जी, आप अपना माइक जो है म्यूट करें और फिर उसके बाद
आपके पास इसमें बल्क अपलोड का भी ऑप्शन है। अगर आप बल्क अपलोड करना चाहते हो तो अटेंडेंस फाइल को डाउनलोड कीजिए, ये जो 4 नंबर लिखा हुआ है, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो एक एक्सेल फाइल खुल जाती है। एक्सेल फाइल खुलने के बाद आप उसमें अटेंडेंस, इस तरह से एक्सेल फाइल खुलती है। इसमें आप ये जो कितने दिन वर्किंग डेज अपने आप भर के आएगा, जो महीना होगा, जितने दिन का महीना होगा वो ऑलरेडी भर के आता है। फिर उसमें से कितने दिन वो प्रेजेंट था, कितने दिन सिक लीव था, मेडिकल लीव या कैजुअल लीव, और उसका डाटा आप डालोगे और फिर उसको आप इंपोर्ट अटेंडेंस, ये जो 6 नंबर पॉइंट दिखा रहे हैं, इंपोर्ट दी अपडेटेड एक्सेल फाइल टू इंपोर्ट अटेंडेंस। तो बेसिकली आपको यही एक्सेल फाइल इंपोर्ट कर देना है। जैसे आप इंपोर्ट करोगे तो आप देखोगे ये आपके यहाँ पास नीचे पूरी शीट आ जाएगी, और पूरा जो अगर कोई अटेंडेंस गलत भरी आएगी तो ये रेड में दिखेगा। अगर मान लीजिए किसी ने नंबर ऑफ डेज जो है अटेंडेंस और टोटल मेडिकल लीव और अटेंडेड डेट मिला के कहीं टोटल वर्किंग डेज से ज्यादा हो रहा होगा, तो इस तरह की सिचुएशन में जहां वो एरर दिखाएगा, रेड कलर में आएगा, तो आप वैलिडेट भी कर सकते हो कि हाँ सही आया है क्या। नेक्स्ट, जैसे ये एक और शीट दिखा रहे हैं कि आप उसको वैलिडेट कर उसको एडिट भी कर सकते हो। अगर कोई गलती हो गई है तो आप उसको एडिट करिए और उसके बाद वैलिडेट करके अटेंडेंस वैलिडेट कीजिए और उसका अपलोड कर दीजिए आप। सबमिट अटेंडेंस टू HKRN 7 नंबर। एक बार जब आपके वैलिडेट हो गए, एक मौका मिलता है आपको चेक करने के लिए, क्योंकि इसलिए दिया गया ये मौका क्योंकि अटेंडेंस एक बार अगर आपने सबमिट कर दी तो अटेंडेंस में कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि इसको जो अटेंडेंस को अपलोड करने का जो प्रोसेस है, ये भी आपके पास हार्डली 2-4 एम्प्लॉइज हैं, 10 एम्प्लॉय हैं, बहुत कम विभाग हैं जहां एक ही जगह पे 100 एम्प्लॉय हैं जिनमें टाइम लग सकता है। तो 2-4 लोगों के अटेंडेंस लगाते वक्त कृपया ध्यान दें कि इसमें कोई भी इस तरह की गलती ना हो, क्योंकि एक बार सबमिट कर दिया तो आप इसको दोबारा कोई भी इसमें एडिट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, अब हम लोग जो प्रोसेस है पेमेंट का प्रोसेस वो देख रहे हैं। आप अपने जो DDO या HOD के लॉगिन में जाओगे तो आपको देखोगे इनवॉइस, एक लेफ्ट साइड में आपके पास टैब आएगा इनवॉइस। आप इनवॉइस क्लिक करोगे तो इनवॉइस क्लिक करने पे जो आपने अटेंडेंस भर के हमारे पास भेजी थी, हमने उसका इनवॉइस भेजा था, वो आपको यहाँ दिखने लगेगा। इनवॉइस इनवॉइस पे आप देखोगे कि अब उसको डाउनलोड करके आप देखेंगे तो ये इनवॉइस का एक टेम्पलेट है। ये संतोष नरवाल कौन है जो ये इसको म्यूट नहीं कर रहा अपने आप को? हु इज दिस गाय? संतोष नरवाल कौन है? मेरी आवाज सुन रहे हो? आप अपना वो म्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? Tamisha, you mute everyone and then let me unmute myself. Okay. राइट, तो बेसिकली ये हमारा जो इनवॉइस है इसका टेम्पलेट देखिए। ये टेम्पलेट है इनवॉइस का। ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो सभी DDOs और जो भी DDO के नीचे काम करने वाले हैं और जो उसको प्रोसेस कर रहे हैं उसको ध्यान से देखें। इसमें एक HKRN जो है वैन अकाउंट नंबर है, जो ये 1 नंबर दिखाया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही अकाउंट नंबर हमारे ई-सैलरी पोर्टल में एंट्री होना है। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये गलती अभी भी लोग कर रहे हैं कि ये वाला वैन अकाउंट नंबर ई-सैलरी पोर्टल पे एंट्री नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है। उस जो भी अकाउंट नंबर आ रहा है उसको मिटा के ये वाला अकाउंट नंबर ई-सैलरी पोर्टल के में आपको जब भी आप पेमेंट करोगे तब ये भरना है। इसमें IFSC कोड होगा और एक HKRN का UCP कोड है। ये HKRN का UCP कोड इज स्टैंडर्ड, ये सबके लिए सेम है। और इसको यस नेक्स्ट, ये 3 पॉइंट है जो आपको देखना है, वैन अकाउंट नंबर, IFSC कोड और HKRN का UCP कोड। इसके बाद जो है आप इसका जब आप पेमेंट कंफर्मेशन, सॉरी यू मूविंग टू फास्ट। Yes, we can go to e-salary. If you want to discuss e-salary bit first, then we can come back to pay confirmation. How? Yeah. That is what I wanted to see. Okay. तो e-सैलरी अभी क्या है कि आपने इनवॉइस डाउनलोड कर दिया है, तो इनवॉइस डाउनलोड करने के बाद जब आप अपना प्रोसेस कर लेते हैं, इंटरनल प्रोसेस कि हाँ सैंक्शन हो गया, अब इसको पे करना है,
तब क्या करते हो आप कि आप सभी विभाग के जो डीडीओज हैं वो ई सैलरी लॉगिन पे जाते हैं, ई बिलिंग लॉगिन जो है जिसके थ्रू पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप अपना जो लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आपका यूसीपी कोड जो है जैसे आप एंट्री करोगे, HKRN का यूसीपी कोड जो है वो आपको इसमें एंटर करना है। प्लीज रिमेंबर दिस, HKRN का यूसीपी कोड जो इनवॉइस पे मेंशन्ड है वो यहाँ भरना है। उसके बाद आपका जैसे ही आप ये भरोगे तो आपके डिफॉल्ट जो है HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम भर के आ जाएगा और कुछ चीजें डिफॉल्ट भरी हुई आएंगी। लेकिन उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा IFSC कोड चेक करिए कि जो इनवॉइस पे है वो भरना है यहाँ पे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है वो है 6 नंबर पॉइंट, इनपुट HKRN मैन अकाउंट नंबर एज ऑन इनवॉइस। ये जो अकाउंट नंबर है यही बार बार लोग गलती कर रहे हैं कि जो यूसीपी कोड जब भरते हैं तो उसमें मैंने बताया कि डिफॉल्ट कुछ भरा हुआ आता है। डिफॉल्ट मतलब उसमें HKRN हरियाणा कौशल रोजगार भरा हुआ आएगा, कुछ और भी डिफॉल्ट डेटा जैसे ये कर्सर मूव कर रहा है, माउस मूव कर रहा है, ये भी भरा हुआ आता है। कोई ना कोई अकाउंट नंबर भरा हुआ आएगा जब आप यूसीपी कोड डालोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस अकाउंट नंबर को तुरंत डिलीट करें और जो HKRN का आपने इनवॉइस डाउनलोड किया है उस इनवॉइस पे एक HKRN का वैन अकाउंट नंबर होगा, उस वैन अकाउंट नंबर को यहाँ भरना है। ये प्लीज मेक श्योर कि आप जब भी सैलरी पे पेमेंट करेंगे तो HKRN का वैन अकाउंट नंबर जो आपके इनवॉइस पे है वो यहाँ भरना है। जो पहले से भरा होगा उसको मिटाना है और HKRN के इनवॉइस पे जो वैन अकाउंट है वो यहाँ भरना है। उसको भरने के बाद आप इसको सबमिट कर दें। नेक्स्ट, ये सभी जो HKRN का जो वैन अकाउंट नंबर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जो आपके इनवॉइस में भर के आ रहा है वो यूनिक है, हर डीडीओ के लिए वो एक यूनिक नंबर है। तो अगर आपने एक डिजिट भी बदल दिया तो कई बार क्या होगा, आप देखोगे इसका नंबर ऐसे आता है HKRN 00 लेट्स से 2929। लेकिन अगर किसी ने गलती से भी भरते वक्त भी, देखिए दो तरह की गलती लोग कर रहे हैं। एक गलती ये कि मैंने जैसा बताया कि आप यूसीपी कोड डालोगे और उसके बाद आपको खुद भरना है HKRN का वैन अकाउंट नंबर। तो कुछ लोग ये गलती कर रहे हैं कि ये कर ही नहीं रहे ये प्रोसेस, वो HKRN का जो भरा हुआ ऑलरेडी आता है यूसीपी कोड डालने के बाद उसी में डिपॉजिट कर दे रहे हैं। नंबर 1 गलती ये हो रही है। दूसरी तरह की गलती ये हो रही है कि लोग भर तो रहे हैं नया वैन अकाउंट नंबर, उससे इनवॉइस से देख के भर रहे हैं, लेकिन भरते वक्त एक कोई डिजिट गलत कर दे रहे हैं। जैसे वैन अकाउंट नंबर मान लीजिए इनवॉइस पे आ रहा लिखा HKRN समथिंग डैश 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 002929। अब यहाँ वाला जो आता है उसको मिटाते हैं और भरते हैं तो वो HKRN डैश 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 2929 की जगह 2928 भर दे रहे हैं। इस तरह की भी मिस्टेक्स हो रही हैं। तो वो क्या कर रहा है कि सिस्टम उसको किसी और जिसका 28 होगा, किसी और डिपार्टमेंट का वैन अकाउंट नंबर, उसमें चला गया पैसा। ऐसा हुआ है कई के हेल्थ का पैसा वो WCD में चला जा रहा है। तो ये आपको ये बड़ा छोटा सा एक्सरसाइज है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि अकाउंट नंबर आप गलती ना करें। जैसे आप अपना पैसा निकालते हो यार, अपने पैसे में डालते हो कभी अपने अकाउंट में, तो आप अकाउंट नंबर को बार बार चेक करते हो। तो प्लीज मेक श्योर कि आप HKRN के इनवॉइस पे जो प्रिंटेड वैन अकाउंट नंबर है उसको तसल्ली से भरें और उसको दोबारा एक बार चेक कर लें कि वो सही भरा है कि नहीं भरा आपने, फिर इसको सबमिट करें ताकि ये गलती ना हो किसी प्रकार की। नेक्स्ट, We'll go to the payment confirmation bit now. सो उसके बाद जब आपने ये सबमिट कर दिया तब आपको यहाँ पे आके अपने जो HKRN के लॉगिन पे पेमेंट कंफर्मेशन आपको करनी पड़ेगी। जब आपने वहां पेमेंट कर दिया ई बिलिंग में तो आपको यहाँ आके कंफर्म पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक टैब दिया हुआ कंफर्म पेमेंट, आप इसको प्रेस कर देंगे तो कंफर्मेशन हो जाएगी। इस कंफर्मेशन करते वक्त ये कुछ डेटा मांगेगा वो कि आपको GST नंबर अगर है तो GST नंबर देंगे, टैन नंबर होता है टैन नंबर भरेंगे और कुछ कैलकुलेशंस हैं। ये GST टोटल कैलकुलेशन ये दिखेगा क्योंकि आप जो है ना इसको चेक कर रहे हो तो आप दिखेगा आपको ये जो आपको GST डिडक्ट TDS जो अमाउंट आपको जमा करना है, आपको अगर आप खुद जमा कर रहे हो GST और IT का तो वो 2% कटेगा। IT का तो सभी को करना है पर GST का कुछ लोगों को करना है, कुछ लोगों को नहीं करना है। नेक्स्ट,
और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। यस, recap of the process. यस, सो दिस अगेन ये एक रिकैप है, मतलब जो मैंने अभी तक बताया है ये मैं फिर से एक दोबारा रिपीट, एक थोड़ा डैशबोर्ड टाइप में रिपीट कर रहे हैं कि आपको HKRN के अपने लॉगिन में जाना है। जहाँ लॉगिन करने के बाद इनवॉइस और अटेंडेंस का जो टैब आपके लेफ्ट साइड में आता है, उसमें आप अपने डैशबोर्ड में जाके जो अनवेरिफाइड अकाउंट्स हैं, कुछ अकाउंट्स वेरीफाइड नहीं है, उनको देखिए और उनको जो है आप वेरीफाई करवाइए, बैंक अकाउंट सही कीजिए। फिर 4 नंबर पे है कि जो आप अटेंडेंस अपलोड करना, अपलोड अटेंडेंस का एक टैब होगा, उसको क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करने के बाद एक एक फर्दर डैशबोर्ड खुलता है जिसमें आपको मंथ और ईयर भरना है, और अटेंडेंस फाइल को अगर बल्क अपलोड करना है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद उसमें टोटल प्रेजेंट डेज और लीव्स वगैरह डाल के, और उसको फिर आप यस अपलोड एडिट करके, जो भी अगर आपको कोई चीज वैलिडेट करना है तो वैलिडेट भी कीजिए, देख लीजिए दोबारा कोई गलती तो नहीं हो रही है, कोई रेड फ्लैग तो नहीं आ रहा है, उसमें रेड रेड आएगा अगर गलती हो रखी है, तो वैलिडेट करके फिर इसको निगम को सेंड कर दीजिए। ये दोबारा मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें अगर आपने अटेंडेंस एक बार गलती कर दी और सेंड कर दिया मुझे, तो फिर जो है दोबारा इसमें आप एडिट नहीं कर पाओगे। तो इस स्टेप को एक बार जरूर देख लीजिएगा कि इसमें कोई गलती आप नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको EPF और ये सॉरी 10 नंबर में इनवॉइस टैब में जाइए, क्योंकि जैसे ही आप अटेंडेंस भेजते हो तो विद इन हाफ एन आवर 15 मिनट्स में आपको वो इनवॉइस जनरेट होकर ऑटोमेटिक मोड में आपके लॉगिन पे आ जाएगी। आप लॉगिन में जाएं अपने और इनवॉइस टैब को क्लिक करें तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इनवॉइस को डाउनलोड कीजिए, अपना प्रोसेस जो पेमेंट का है उसको कंप्लीट कीजिए। और जैसा मैंने अभी पहले बताया कि इनवॉइस की पेमेंट करते हुए प्लीज मेक श्योर, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि आप ई-सैलरी पोर्टल पे जो HKRN का इनवॉइस पे प्रिंटेड वैन अकाउंट नंबर है उसी को वहां पे फिल करेंगे और उसी के अगेंस्ट पेमेंट सबमिट करें ई-सैलरी पोर्टल पर। काइंडली मेक श्योर कि उसमें किसी भी डिजिट की कोई भी गलती ना हो। एक बार आपने वहां पेमेंट कर दिया ई-सैलरी पोर्टल पे और सबमिट कर दिया, फिर आप वापस अपने HKRN लॉगिन में आए और वहां पे कंफर्म पेमेंट करें, ताकि हमारी जो डिडक्शंस हैं वो चेक हो जाएं और आपको जो भी डिडक्शन करनी है वो देख लीजिए और फिर उसको सबमिट कर दीजिए। ये जो 12 नंबर पॉइंट है कि आपको EPF ESI, मैंने बताया कि ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं, इसमें कोई भी हमारे छूट नहीं है और ये ऑटोमेटिक इसमें पेनल्टी लगने लगती है। तो इस पेनल्टी से बचने के लिए हमने फॉर्म भी भेजा हुआ है, तो काफी डिपार्टमेंट ने भर भी दिए, लेकिन अभी बहुत सारे जो है भरने बचे, तो उसको काइंडली जो है टाइमली इसको भर दें और कंप्लीट कर दें ताकि हम उसका चालान भेज सकें। नेक्स्ट, अब जो पेमेंट साइकिल का हम लोगों ने देखा कि ये एक चैलेंज आ रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। 1 तारीख से आज 22 तारीख हो गई, आज भी बहुत सारे डिपार्टमेंट अटेंडेंस अपलोड कर रहे हैं और इनवॉइस उनकी आज जनरेट हो रही है। तो ये क्लियरिटी नहीं है कि मतलब 20-22 दिन क्यों लग रहा है, क्या अभी भी कोई ट्रेनिंग की कमी है किसी डिपार्टमेंट को स्पेसिफिक? अगर कोई बड़ा डिपार्टमेंट है चाहता है कि मेरे DDOs के लेवल पे मुझे दोबारा ट्रेनिंग अलग से दी जाए, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। अगर किसी का कोई रिक्वेस्ट आता है कि हमारे स्पेशली अलग से एक ट्रेनिंग करा दीजिए आधे घंटे 15 मिनट का, तो वो भी हम लोग तैयार हैं। लेकिन मुझे ये बात क्लैरिटी नहीं हो रही है कि ये इतनी ज्यादा अटेंडेंस में डिले क्यों आ रहा है। मतलब 20-20, 25-25 दिन अगर अटेंडेंस बनेगी, तो जब अटेंडेंस बनती है उसके बाद तो पेमेंट का प्रोसेस तो ऑब्वियसली 5-7 दिन 10 दिन तो और लग जाता है, तो एक तरह से पूरा महीना बीत जा रहा है, विच इज नॉट द करेक्ट वे, क्योंकि उसमें EPF ESI 16 तारीख को जमा करना होता है। कुछ मैंडेटरी कंप्लायंसेस हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस जो एक्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस, टाइमली वेजेस का, वो भी अगर किसी भी डिपार्टमेंट, अगर यहाँ पे जहाँ हमारा ऑफिस अगर हमारा ऑफिस यहाँ स्थित है, तो अगर वहां पे एक कंप्लेंट हो जाएगी तो उसमें भी पेनल्टी लगती है डिलेड पेमेंट की, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ एक्ट्स जो हमें जब तक कॉन्ट्रैक्टर था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, कॉन्ट्रैक्टर अपना सब कुछ मैनेज कर रहा था, लेकिन ये भी गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट की कंपनी को सारे एक्ट्स और रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। तो इसलिए हम लोग अभी ये प्लान कर रहे हैं कि क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 20 से 25 तारीख में जो करंट मंथ है, जैसे मान लीजिए जून का चल रहा है महीना,
तो जून की अटेंडेंस ही हम जो है इसी महीने से अपलोड कराना शुरू करते हैं, या एक आध दिन आगे और कर सकते हैं इसमें, मान लीजिए 27-28 में। तो हम अगर ये अटेंडेंस पहले अपलोड करा दें, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि छुट्टियां अगर अगले महीने में भी एडजस्ट हो सकती हैं। अगर 28 तारीख तक किसी ने छुट्टी ले रखी है तो वो एंट्री हो जाएगी। मान लीजिए अगर किसी ने 29-30 में 1-2 छुट्टी ली भी, तो वो क्या अगले महीने में हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अटेंडेंस टाइमली हो जाए, और ताकि हम 30 तारीख को, ये हमारा प्लान है कि 30 तारीख या 31 तारीख को हम सबको इनवॉइस दे दें उस करंट मंथ का, और उसके बाद 5th तक जो है ये लास्ट डेट होगी जिसमें प्रोसेस करना होगा पेमेंट और अपलोड करना होगा। अगर इसके बाद करेंगे तो फिर हमारे लेट फी लगेगी। ये तो सरकार की पॉलिसी में ही आ रहा है, इट विल बी अप्रूव्ड, चीफ सेक्रेटरी के पास ऑलरेडी फाइल है, तो आई थिंक ये कभी भी आ सकता है अप्रूव होके कि लेट फी लगेगी, और ये सारे डीडीओस की खुद की सैलरी और खुद ही देना पड़ेगा उनको बाय 7 सक्सीडिंग मंथ। 7वीं तारीख तक सभी को हमारी जिम्मेवारी ये है कि जिस दिन आप करोगे उसी दिन हमारा शेड्यूलर लगा हुआ है। आज आपने पैसा हमारे यहाँ भेजा, आज ही के दिन विदिन 2 आवर्स वो हम लोग स्ट्रीमलाइन भी कर रहे हैं। अभी 4 घंटे बाद होता है, लेकिन जल्दी एक बार स्ट्रीमलाइन होकर वो 2 घंटे बाद ही सैलरी तुरंत चली जाएगी। तो नेक्स्ट I think this is the end, but people have questions. जो भी e-salary portal use नहीं कर रहे हैं उनको कैसे पेमेंट करना है, तो एक बार वो पार्ट कवर कर लेते हैं। ओके, तो जो ई-सैलरी पोर्टल नहीं यूज करते हैं, या सो जो ई-सैलरी पे उनको वो दे आर पेइंग थ्रू द एनईएफटी, करेक्ट? यस यस, तो वो तो डायरेक्टली जो है हमारे डायरेक्टली थ्रू एनईएफटी कर सकते हैं। वो डायरेक्टली वो एनईएफटी के थ्रू हमारे जो बोर्ड एंड कॉर्पोरेशंस हैं उनको तो उनके लिए आसान है कि वो डायरेक्टली अपना जो हमारे HKRN अकाउंट है और हमारा IFSC कोड लेके, उनके लिए तो ये मतलब किसी सैलरी पोर्टल पे जाना ही नहीं है, अपने अकाउंट से ही वो इस अकाउंट नंबर को लिंक करके और इसमें पेमेंट कर सकते हैं। जैसे रेगुलर एनईएफटी हम लोग अपने पर्सनल अकाउंट से करते हैं, वैसे ही सिस्टम है। क्योंकि बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन का तो अपना अकाउंट होता है, उस अकाउंट से वो इस अकाउंट में जो है HKRN के वैन अकाउंट नंबर में डाल के और ये IFSC कोड यूज करके उसमें इनवॉइस उतनी पे कर दें, उनके लिए काफी आसान है, राइट? Nanisha, do I have to tell anything else? नहीं, I think we are done. We can take the questions now. या अगर पेमेंट, देखिए एक मैं पहले क्लियर कर दूं कि पेमेंट, सैलरी डिसबर्समेंट और अटेंडेंस अपलोडिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले लेंगे। एक जो आपकी कुछ क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड आने वाले हैं मुझे पता है, उसके बारे में पहले बता दे रहा हूँ कि जॉब रोल है नहीं है जॉब रोल। पहला क्वेश्चन कई लोग पूछेंगे जी हमारा कुछ जॉब रोल नहीं आया है और इस जॉब रोल को हम कैसे अपडेट करेंगे। तो आपको सबको बता दूंगा पुनः एक बार कि पहला जो नोटिफिकेशन था निगम के जॉब रोल के बारे में वो था 19 जनवरी का। उसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन हुआ है 3 जून का। कृपया 3 जून वाले नोटिफिकेशन को पढ़ लें सभी लोग। उसमें अभी तक किसी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि उसमें एक्सपेक्टेशन ये है, उस नोटिफिकेशन को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि उन्होंने लेवल 1, 2, 3 कैटेगरी बनाई है, जिसमें कुछ जो जॉब रोल उनके तक पहुंच पाए थे उन्होंने उसमें डाल दिया, और उसके बाद एटसेट्रा लिख दिया हर जगह। जैसे PN है, इस तरह के 4-5 पोस्ट उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, उसके बाद एटसेट्रा लिख दिया है। और कुछ की तो उन्होंने लेवल 1 की क्वालिफिकेशन डिफाइन कर दी है कि मैट्रिक एंड बिलो और 5th पास स्टैंडर्ड जो भी करा हुआ है। लेकिन कुछ जो आप देखोगे लेवल 2 और लेवल 3 की जो उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है उसमें एक नोट लिखा है नीचे। नोट ये लिखा है क्योंकि जैसे मान लीजिए टेक्नीशियन पोस्ट है, अब टेक्नीशियन पोस्ट मतलब उन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया है जॉब रोल का टेक्नीशियन, उसके आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि डिप्लोमा/डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड या डिप्लोमा इन रेलिवेंट फील्ड, और उसके नीचे नोट लिखा हुआ उस कागज के, उस मतलब चिट्ठी के, कि कंसर्न डिपार्टमेंट जो होगा, इंडेंटिंग डिपार्टमेंट जो मांग कर रहा है, वो ये बताएगा कि भाई ये डिप्लोमा कौन सी है, कौन सी चीज का डिप्लोमा वो मांगेंगे। जैसे योग सहायक का, अब उसमें लिखा है कि योग सहायक के आगे लिखा हुआ डिप्लोमा/डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड। तो अगर डिप्लोमा/डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड, तो जब आप जॉब रोल क्रिएट करोगे आपको जॉब रोल फिर भी क्रिएट करना पड़ेगा। हमारे जो जॉब रोल क्रिएशन वाला जो हमने मॉड्यूल दिया हुआ है उसमें आप क्रिएट कीजिए
और उसके अंदर आप वहां पे मेंशन कीजिए कि मुझे अगर योगा सहायक चाहिए, जो कि नोमेनक्लेचर आ गया है, जॉब रोल तो कर दिया, नाम दे दिया, लेकिन उसके आगे जो है जो उनको डिप्लोमा या डिग्री इन योगा, मान लीजिए बीएससी इन योगा है या एमएससी इन योगा या डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम फलाना, कोई इंस्टीट्यूट का नाम लिखना पड़ेगा, किसको आप रेलेवेंट मानते हो किसको नहीं। ये पूरी तरह से पावर जो है वो विभाग एचआर जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने अपने 3 जून को नोटिफिकेशन में ये कंसर्न डिपार्टमेंट को दे दी कि आप इसको मेंशन करो कि कौन सा है। अब एक दूसरा क्वेश्चन जो जॉब रोल से संबंधित है, मैं पहले इसलिए बता दूं ताकि कोई रिपीट ना करे कृपया इस तरह क्वेश्चन, कि एटसेट्रा जो है उसमें लिखा है लेकिन उनके जॉब रोल का नाम नहीं है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि योगा हेल्थ वर्कर फलाना फलाना फलाना, लेकिन कंसर्न डिपार्टमेंट का कोई अपना जॉब रोल है वो उसमें नहीं है एग्जाम्पल में, तो उस तरह के सिनेरियो में क्या करेंगे? उस तरह के सिनेरियो में भी एक डिसीजन अभी जल्दी ही पॉलिसी के साथ ही आ जाएगा कि बेसिकली क्या करना है कि वो जॉब रोल क्रिएट करेंगे और जॉब रोल और उसकी जो रिक्वायर्ड वो उस लेवल में डिफाइन करेंगे, लेवल 1 2 3 के अंदर डिफाइन करेंगे कि ये मेरा जॉब रोल का नाम है अब और ये और इसका भाई ये जूनियर प्रोग्रामर कौन है, इसको म्यूट करो। तो वो ऐसा जॉब रोल वही जो क्रिएशन ऑफ जॉब रोल वाला मॉड्यूल हमारा है उसी में वो क्रिएट करेगा, आगे लिखेगा कि मेरा रेलेवेंट डिग्री डिप्लोमा क्या है और उसके बाद हमारे पास सबमिट करेगा और हमारे पास सबमिट करने के बाद हम उसको एनालाइज करके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, निगम का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है विच इज हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी, उसको उन्होंने अभी वो डिसीजन हुआ है लेकिन अभी फाइनल नहीं हो पाया, मतलब नोटिफाई नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग एम्पावर कर रहे हैं ताकि वो एचआर डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा वर्कलोड बढ़ने की वजह से टाइम लग रहा था, तो वो एक तरह से निगम और डिपार्टमेंट के बीच में ये मतलब डेलीगेट कर दी गई है कि आप निगम को भेजोगे, निगम इसको बीओडी में अप्रूव करा लेगा और फिर ऐड कर देगा। तो ये जो इन लोगों का इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन है उनका आंसर मैंने दे दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है तीसरा कि जो अभी मैंने प्रेजेंटेशन दी है रिलेटिंग टू आवर पेमेंट मॉड्यूल और इनवॉइसिंग या अटेंडेंस या ईपीएफ ईएसआई से रिलेटेड मैटर, इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हो तो कृपया आप अपना क्वेश्चन जो है पूछें। वन बाय वन यू कैन आस्क क्वेश्चन। हाँ जी बताएं। हेलो हेलो हाँ जी बताइए। सर, ये जिनका ईएसआई नहीं करता उनको क्या मेडिकल मिलेगा? हाँ, इसके बारे में हम लोग कर रहे हैं कि इनके लिए एक ग्रुप इंश्योरेंस की बात चल रही है, तो एलआईसी वगैरह से बात चल रही है, वी विल रिवर्ट ऑन दिस, ठीक है, मतलब ये मैंडेट में है। ठीक है सर, एक अटेंडेंस में अब जो मॉड्यूल में थोड़ा चेंज हुआ है कि सारी अटेंडेंस इकट्ठी ही अपलोड करनी है। पहले हम पार्ट अटेंडेंस अपलोड कर लेते थे लेवल 1 लेवल 2 की, वो भी इकट्ठी हो रही है, उसका सर कुछ है? नहीं, अटेंडेंस तो इकट्ठी ही होगी, मतलब उसमें चैलेंज क्या है बताइए आप, उससे क्या रिलेशन है? सर प्रॉब्लम पहले हम लेवल 1 की अलग कर लेते थे और लेवल 2 की अलग अटेंडेंस अपलोड कर लेते थे, तो वो बिल इनवॉइस में थोड़ा सा वो सैंक्शंस में इजी रहता था। नहीं, सैंक्शन में क्या इजी आता हो, आपको पता ही है कि कितनी होती है, एक आदमी के अगेंस्ट सामने सैलरी भरी हुई आ जाती है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है वो तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है। मतलब लेवल 1 लेवल 2 ऐसा नहीं हो सकता कि 4 क्लर्क का एक इनवॉइस बनेगा, 3 फिर एक पीएन का एक इनवॉइस बनेगा, दैट विल बी वेरी कम्बरसम। मतलब देयर बी यू आर, आई डोंट नो व्हिच डिपार्टमेंट यू आर फ्रॉम, बेसिकली अगर मैं हेल्थ या बड़े डिपार्टमेंट को ले लूं तो उनके यहाँ तो हजारों इनवॉइस बनेगी एक फिर दे विल मेक 1000 इनवॉइस, ठीक, व्हिच इज नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल। ऑलराइट सर, एक पुरानी ना हमारे वहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर का वो ऑफर लेटर अभी तक जनरेट नहीं हुआ, हमने ग्रीवेंस में भी डाल दिया और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं सर उसका। वो जो ये क्वेश्चन मैं पहले ही बताना चाह रहा था कि बेसिकली जिन लोगों की पोर्टिंग हो गई थी, देखिए मेरे पास लगभग 50,000 लोगों की पोर्टिंग हुई है 164 डिपार्टमेंट से, उसमें से लगभग हमने 40-42,000 लोगों को ऑफर लेटर दे दिया, उसमें से भी काफी लोगों ने ऑलमोस्ट जितना 100% लोगों ने तकरीबन ज्वाइन कर लिया था जिनको हमने ऑफर लेटर दिया था। 10,000 ऐसे रह गए थे जिनको हम ऑफर लेटर नहीं दे पाए, ठीक है।
तो जिन 10,000 को ऑफर लेटर तो मिले सर, ऑफर लेटर तो जनरेट हो रहा है, वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा सर। डाउनलोड नहीं हो पा रहा, मतलब ऑफर लेटर यस सर, एरर आ जाती है। वो ट्रिपल ID डालता है, उसके बाद मेंबर और लिस्ट नहीं जनरेट आती नीचे। वो क्या किसी और स्टेट का है? नहीं सर, हरियाणा का ही है सर। नहीं तो पीपीपी का इशू है। अब गौरवदीप, हाँ जी सर, उस केस में ना क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स पीपीपी लेता है। सम ऑफ कैंडिडेट्स हैव नॉट सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स टू क्रेड परिवार पहचान पत्र। दे हैव टू सबमिट द साइन डॉक्यूमेंट्स। आफ्टर दैट वो अपने आप मेंबर आईडी आना शुरू हो जाएगा। और क्रेड की प्रॉब्लम है, आप परिवार पहचान पत्र में मिलिए। ये HKRN का कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फैमिली आईडी में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है सर, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? बस थैंक सर, हाँ जी, हरियाणा लाइवलीहुड। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरियाणा स्टेट रूरल एडमिशन। जी जी बताइए। हाँ सर, आपने भी एक चीज बोली थी कि जिसका डेजिग्नेशन शो नहीं हो रहा उसका डिपार्टमेंट और निगम के बीच में एक लेटर जाएगा कि इसकी ये डेजिग्नेशन और रेलिवेंट इसके डॉक्यूमेंट्स ये हैं। बट टिल देन जब तक वो प्रोसेस में है, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, उसकी सैलरी हम कैसे निकालेंगे सर? नहीं देखिए, ये 30/6 तक तो वैसे भी सरकार ने, चीफ सेक्रेटरी का आदेश शायद आप लोगों को मिला भी होगा कि 30/6 तक का जो सरकार, जो पहले से चल रहा है सिस्टम, जो कोर्ट नहीं हो पाए हैं उनका सैलरी देना है, करेक्ट? यस सर, यस। तो 30/6 से पहले वो पॉलिसी मोस्ट लाइकली आ जाएगी सर। बट हम नाम दे चुके हैं उस पर्सन का किसी और डेजिग्नेशन के अंदर, क्योंकि हमें बताया गया था कि रेलिवेंट को डेजिग्नेशन है उसके अंदर भर के आप दे दीजिए। हमें एम्प्लॉयमेंट लेटर भी आ चुका है उस पर्सन का। ज्वाइन भी कर लिया है। हाँ जी सर, ज्वाइन भी कर लिया है। तो फिर क्या दिक्कत है? उसको तनख्वाह तो मिल रही होगी। हाँ, तनख्वाह तो सर, लेकिन डेजिग्नेशन शो नहीं हो रहा है पोस्ट, तो उसको हम चेंज बाद में कर सकते हैं सर, आफ्टर मतलब जब नोटिफिकेशन। ये हमने पे प्रोटेक्शन मॉड्यूल में ये डाला है ऑप्शन कि आप डेजिग्नेशन चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो आप जब अगले महीने में जब भी वो अप्रूव होके आ जाएगा, उस वक्त आप अपने पे प्रोटेक्शन करके और आप उसमें चेंज कर लेना, ठीक है? डेजिग्नेशन शो नहीं हो रही जब तक न्यू पॉलिसी नहीं आती, तो अभी हम पॉलिसी जब आ जाएगी, देखिए 30/6 से पहले पॉलिसी आ जाएगी, तो पॉलिसी आते ही आप जो है, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि नई जॉब रोल क्रिएट करने का प्रोसेस मैंने बताया, वो आप जॉब रोल क्रिएट कर लेना। और उस वक्त जब जॉब रोल क्रिएट हो जाएगी तब आपको पे प्रोटेक्शन करा लेना। पे प्रोटेक्शन इज नॉट ओनली फॉर पे, इट इज एन एडिट ऑप्शन बेसिकली, जिसमें इस तरह के भी एडिट्स हो जाते हैं। बट सर, मेरा एक छोटा सा कंसर्न और है कि तब तक हम सैलरी का क्या करें फिर उस पर्सन की? या तो हम अभी पे प्रोटेक्शन लगा दें सैलरी का, फिर बाद में डेजिग्नेशन का। डबल लग सकता है सर ये पे प्रोटेक्शन 2 बार? नहीं, 2 बार नहीं लगेगा, 1 बार ही अलाउड है प्रोटेक्शन का। तो सर फिर उसकी सैलरी रोक के रखें तब तक हम? नहीं, आप सैलरी दो ना। जब आपने किसी और जॉब रोल पे उसको कोट कर रखा है, तो आपको उस जॉब रोल पे पेमेंट करो ना, उसकी सैलरी क्यों रोक रहे हो आप? फिर आपने सोच समझ के उसको किसी और पद पे रखा था ना, कि सिमिलर टाइप का कोई जॉब रोल रहा होगा। बट उसमें सर सैलरी भी कम है ना, तो पे प्रोटेक्शन तो लगाना कंपलसरी है सैलरी के लिए भी, और दूसरा डेजिग्नेशन, दो चीजों का कंसर्न है। नहीं, अभी तो आप पे प्रोटेक्शन तो केवल फिर पे की कर पाओगे अगर पे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। फिर सर जॉब रोल अवेलेबल नहीं है, वो जॉब रोल अवेलेबल नहीं है, तो जब तक वो जॉब रोल अवेलेबल नहीं होगा, वो आपके ड्रॉप डाउन मेनू में आएगा नहीं, तो वो आपका हो नहीं पाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, बताइए। लेबर डिपार्टमेंट से। लेबर डिपार्टमेंट बताइए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है सर, क्या हम सेंट्रलाइज्ड पेमेंट कर सकते हैं? हमारे जो है कई 53 DDOs हैं, उनके अगेंस्ट हम जो है हेडक्वार्टर लेवल पे ही क्या उनकी पेमेंट ले सकते हैं, कि वहीं से पेमेंट सारी करते हैं हमारे जो एम्प्लॉइज? देखिए एक्चुअली क्या है कि ये इशू हमने बल्कि अपनी टेक्निकल टीम से कल परसों भी डिस्कस किया है कि इसका प्रोविजन हम लोग कोई ना कोई, क्योंकि ऐसा है ना कि ये डिपार्टमेंट्स की रिक्वेस्ट पे ही हमने ये मॉडल बनाया कि डेलीगेटेड डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल जो बनाया था,
ये डिपार्टमेंट्स की रिक्वेस्ट पे बनाया गया था, क्योंकि डिपार्टमेंट्स कहते थे कि हम डीडीओ का काम क्यों करें, हम क्यों वेरीफाई करें उनका, ये इस तरह की तमाम सारी चीजें आई। तो लेकिन अगर डिपार्टमेंट 2-4 हैं जो चाहते हैं कि वो सेंट्रलाइज पेमेंट करें, तो उसके लिए हम ऑप्शन बनाएंगे। लेकिन अभी तो आपको फिलहाल जो है आपको डीडीओ के थ्रू ही कराना पड़ेगा। बट इफ देयर आर सिमिलर रिक्वेस्ट देन वी कैन प्रोबेबली थिंक ऑन दोज लाइंस, कि हमारे लिए तो बल्कि लाइफ आसान है कि सेंट्रलाइज एक डिपार्टमेंट के एचओडी से मुझे डील करना है और उससे मुझे सारे पैसे मिल जाएंगे कंसर्न। ठीक है, थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन भी है सर। नमस्कार सर। एक मिनट लेबर डिपार्टमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन ये है सर कि क्या पे प्रोटेक्शन जो है अभी हमने नहीं की इनकी, क्या अभी हमें चांस मिलेगा कि हम पे प्रोटेक्ट कर पाएंगे उनके? नहीं, एक बार तो ऑप्शन मिलेगा ही आपको। एक बार ऑप्शन हमने बंद नहीं किए किसी भी पे प्रोटेक्शन, बट मिलना नहीं जी। वन टाइम यू हैव एन ऑप्शन वन टाइम कि आप उसको पे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू। दोबारा नहीं कर पाओगे। सर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। हाँ जी बताइए, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। कहाँ से? सर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। हाँ बताइए। सर हमने पेमेंट की थी सर HKRN को अप्रैल और मंथ की सर, और मई की। अच्छा, तो सर हमने जैसे GST 1% SGST और CGST काटा था सर, और इनकम टैक्स 2%। ठीक है। तो सर हमने पेमेंट कर दी उनको। तो अब HKRN से हमारी बात है, उन्होंने सिर्फ 1 मंथ की सैलरी डाल ली है हमारे एम्प्लॉइज हैं जो उनके अकाउंट में। तो वो कहते हैं भाई हमारे पास 11,000 रुपए कम आए हैं, 11,720 रुपए सर अप्रैल और मई के, क्योंकि हमने 2% जो है वो इनकम टैक्स और CGST SGST काटा हुआ है। तो वो कह रहे हैं सर, मखीजा साहब से बात हुई थी हमारी इस रिगार्डिंग, तो वो कह रहे थे भी आप GST CGST काट लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो अब सर हमारी बात हुई आज, वो कह रहे हैं 11,720 रुपए जो आपने काटे हैं ना 2 महीने में, फिर हमें पहले वो दो आप, तब हम मई की जो मंथ की सैलरी है तब इम्प्लॉइज की डालेंगे। तो सर इसमें क्या इस वजह सर SGST CGST काटना है क्या नहीं काटना था हमने, क्योंकि मकीजा साहब से पूछ के ही काटा था जी वो। तो गौरव जी। हाँ जी सर, आपने देखिए जो पेमेंट कॉन्फर्मेशन है ना, पेमेंट कॉन्फर्मेशन में जाते हैं, आपको पता है वहाँ GST और इनकम टैक्स और TDS 2 डिडक्शंस आती हैं, राइट? हाँ जी। आपने पेमेंट कंफर्म की है, आपने वो डिडक्शंस उसके अकॉर्डिंगली किए हैं कि अपनी मर्जी से डिडक्शंस कर दी हैं? पूछे क्या सर पूछ के किए हमने पेमेंट। पूछ के नहीं, जो पेमेंट कंफर्मेशन वाला टैब है आपका लिंक है, उसमें आपको टैक्सिंग की डिटेल आती है। अभी GST आपके इनवॉइस के अकॉर्डिंगली 2% GST कितनी अमाउंट बनेगी, इनकम टैक्स की कितनी अमाउंट बनेगी, और उसके बाद आप जो वो टैक्स काटते हो और आपको अपने आप शो दिखा देता है नीचे भी आपकी डिडक्शन के बाद इतनी अमाउंट आपने पे करनी है। आप उसको कंफर्म करते हो, जी हाँ हम ये डिडक्शंस करने के बाद हम पे कर रहे हैं, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट के पास GST नंबर नहीं है, वो विदाउट GST काटे भी पेमेंट कंफर्म करते हैं हमें। उस केस में HKRN पूरा GST पे करता है, राइट? तो आपने जो पेमेंट कंफर्म की है आप वो चेक कर लीजिए, आपने पेमेंट कंफर्मेशन ज्यादा की होगी भी, हम पे ज्यादा कर रहे हैं, और कंफर्म करने से अमाउंट आपने पे कम किया होगा। अच्छा सर, पोर्टल पे उस टाइम पे सर कुछ मतलब जो भी पेमेंट कंफर्म का ऑप्शन जो आ रहा था उस पे ही क्लिक कर दिया था, हमें ज्यादा कुछ मतलब उसमें देख नहीं पाए थे, जो भी शो कर रहा था कंफर्म कर दी थी पेमेंट। फिर आपने 0 कर दिया होगा, जब तो आपने उससे अपने 0 GST कर दिया होगा, 0 TDS कर दिया होगा, तो हमें आपने बोला मैं तो ना तो GST काट रहा हूँ ना मैं TDS काट रहा हूँ। आपने मान लो आपका 3 लाख का इनवॉइस है, आपने 3 लाख ही पे करना कंफर्म कर दिया, मैं 0 टैक्स काट रहा हूँ दोनों, और मैं 3 लाख रुपए ही पे कर रहा हूँ। अब सिस्टम ने तो आपका जब कंफर्म कर दिया, वो चेक कर रहा है भी आपकी अमाउंट 3 लाख आई है कि नहीं आई, वो उससे 11,000 कम आई दिख रही होगी उसको, मान लो आप उससे तो पेमेंट उठा नहीं रहा है। जी सर, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि उस टाइम चलो कंफर्म कर दी, इतना थोड़ा पता नहीं था उसके बारे में कंफर्म करने के। अब सर सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हमने वो मैनुअल तो हमने वो अमाउंट काट ली सर। मैनुअली काट लिए ना, हाँ जी। तो सिस्टम तो आपकी पेमेंट जितनी आप कंफर्म करोगे उसको कोरिलेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू जो टैक्सेस, राइट? ये आपने उसमें दोबारा कोई एडिट का दोबारा से कोई ऑप्शन नहीं है अभी, हम जैसे उसमें अपने जो हमने डिडक्शन किए हैं उसमें पेमेंट कंफर्मेशन आप एडिट कर सकते हो तब तक जब तक आपकी अमाउंट हमने फेच ना की हो, मींस जब तक आपकी पेमेंट मैच ना करती हो आपकी पेमेंट कंफर्मेशन के साथ। आपका क्या हुआ होगा, आपने 2 मंथ की सैलरी डाल दी होगी,
राइट। हाँ, उसके मान लो आपके 6 लाख रुपीज आपने डाल दिए, राइट, 2 मंथ की सैलरी, सिस्टम दोनों में 3-3 लाख आपने कंफर्म कर दिया, हाँ जी, और आपने पे किया कितना, हमें पे किया होगा 5 लाख कुछ अमाउंट, 5,85,000, 5,80,000, राइट। तो हमने क्या किया, हमने एक अमाउंट तो सिस्टम ने निकाल दी आपकी, उसको पेमेंट मिल गई पूरी 3 लाख, सेकंड पेमेंट पे वो रुक गया। हाँ जी, अच्छा यही हुआ है जी। यही हुआ है ना, आपने पेमेंट हाँ। शॉर्ट होगी आपकी, क्योंकि आपने कंफर्म ज्यादा की है और पे हाँ। कम किया है। तो सर इसका सोल्यूशन कैसे होएगा अब, क्योंकि हमने पेमेंट तो वो काट चुके हैं जी, अब ये कैसे करें फिर? जहाँ तो आपके जो टैक्सेस के हिसाब से वो पेमेंट है, जो वो पहले अमाउंट की हमने 0-0 पे करके कंफर्म कर दी है ना, हाँ जी, राइट। आपको पे करना पड़ेगा, उसका जो बैलेंस अमाउंट है उसका पे टैक्स करना एक्सपेयर भी पे कर रहा है। नहीं पर सर वो तो इनकम टैक्स और जीएसटी सीजीएसटी जो बनता है वो तो फिर काटना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि वो तो फिर लास्ट में। आपको ना रिकंसाइल करना पड़ेगा हमारा जो टैक्सिंग है ना, जो हमारे हाँ जी। जीएसटी है। अब देखिए, हमें आपने बताया भी हम 2% ना तो जीएसटी काट रहे हैं, ना हमने टीडीएस काटा है। अच्छा जी, दोनों आपने हमें बताया है पोर्टल के ऊपर भी, मैं ना जीएसटी काट रहा हूँ ना मैं टीडीएस काट रहा हूँ, और मैं पूरी अमाउंट पे कर रहा हूँ, पर इन एक्चुअल आपने काट के पे किया है, हाँ जी, राइट। ये एक डिफरेंस है। तो आपका जो जो पे किया हुआ है वो हम जीएसटी और टीडीएस को रिकंसाइल कर लेंगे, जो हमारे टैक्सेस देखते हैं ना, वो अलग अकाउंट्स डिवीजन है, उनसे तो आपको सर sync करना पड़ेगा। आप नाम बता दो सर, हम एक बार उनके पास या तो आके कांटेक्ट कर लेंगे सर ना। हाँ, इनको भेज दो ना, ये हमारे संदीप मखीजा के पास आप चले जाओ दफ्तर में, वहाँ पे कोई टैक्स का बंदा रहेगा, वो हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर, थैंक गुड मॉर्निंग सर। हाँ बताइए। नमस्कार, नेशनल हेल्थ मिशन से बात कर रहा हूँ, एनएचएम से। जी जी। हमारे यहाँ पे ई सैलरी एप्लीकेबल नहीं है, हम पेमेंट जो है वो पीएफएमएस के थ्रू करते हैं, और पीएफएमएस में जो इनवॉइस के ऊपर जो वैन अकाउंट नंबर डाला हुआ है, वो अगर वो ऐड कर रहे हैं तो बार बार फेलियर आ रहा है वहाँ उसका वैलिडेशन, जिसकी वजह से क्या है कि हमें फिजिकल फंड पार्किंग अलाउड नहीं है किसी और अकाउंट में डिसबर्स करना। तो सर ये जो वैन अकाउंट है पीएफएमएस में कब से वैलिडेट होना स्टार्ट होएगा? क्योंकि मैंने आईसीआईसीआई बैंक से बात करी थी, वो कह रहे थे कि एचआरकेएन हमें कुछ परमिशन देगा, उसके बाद ही हम इसको वैलिडेट करा पाएंगे इसको। इसमें सर मैं बताता हूँ, इसमें पीएमएस के लिए बैंक हमसे ना 2 दिन का डाउन टाइम मांग रहा है, पूरा सिस्टम डाउन करना पड़ेगा, और एक्चुअली अभी सैलरी चल रही हैं, हम 2 दिन के लिए भी सिस्टम बंद करने की पोजीशन में नहीं थे, भी पूरा सिस्टम डाउन कर दे। दे नीड 2 days टू डाउन दिस सिस्टम टू इंटीग्रेट विद पीएमएस, पीएफएमएस के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। सेकंड चीज सर, हमारे यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट फंड्स है, एक फंड सेंटर से आता है, एक फंड हमें स्टेट से मिलता है, जो इनवॉइस जनरेट होता है वो कंसोलिडेट होता है। तो क्या हम उनको जितना फंड जहां से मिल रहा है उस अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं उस इनवॉइस के अगेंस्ट मल्टीपल? जी, आप मल्टीपल पेमेंट्स कर सकते हैं। हमारे बैंक में पैसा आना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर सही होना चाहिए। यस सर, जैसे कि कुछ चीफ सेक्रेटरी सर का लेटर आया था कि 2 मंथ की सैलरी डिपार्टमेंट पे करेगा अप्रैल और मई की, तो हमारे ऊपर ईएसआई एप्लीकेबल नहीं है, तो उन एम्प्लॉइज का ईएसआई कैसे डिपॉजिट कराएंगे? क्योंकि हमारे पास तो कोई ईएसआई का नंबर नहीं है सर। ईएसआई तो एम्प्लॉयर ने कराना होता है, जी, एम्प्लॉयर निगम है ना जी। नहीं, सैलरी हमने पे करनी है ना सर, अप्रैल और मई की उनकी, डिपार्टमेंट ने। नहीं, वो हमारे पास हमारे एम्प्लॉयर हैं या हमारी एम्प्लॉई है या आपका है? अभी ऑन रोल नहीं हुए सर, वो जनरेटेड नहीं हुए सर। नहीं, जनरेट नहीं हुए तो फिर तो वो आपका, आप जैसा करना चाहो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज नॉट आवर कंसर्न, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट आवर एम्प्लॉई, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट। आपका जो सिस्टम है उस तरह से कर लीजिए। जिस दिन से मेरे पास आ जाएंगे। हाँ जी बताइए। थैंक यू सर। नेक्स्ट। नमस्कार सर। हाँ मैं नमस्कार सर। बताइए। नमस्कार सर, सुब्रनील कैचल से सर। हाँ बताइए शुरू। सर हमने 25 से पोर्ट किए थे पर्सन सर, किसी का भी ऑफर लेटर नहीं आया अभी तक सर। नहीं, मैंने बताया है ना, ऑफर लेटर वाला जो पॉलिसी जब तक नहीं, 26 अप्रैल के बाद हमने किसी को भी ऑफर लेटर नहीं दिया, तो आपने उसके बाद पोर्ट किया होगा, तो 26 अप्रैल या उसी के आसपास किया होगा, तो ये जब पॉलिसी आ जाएगी तो उसका हम लोग पोर्टिंग दोबारा शुरू करेंगे। अभी काफी लोगों का पोर्टिंग नहीं हो पाया।
एक सर जो शुगर मिलों का जो नोडल ऑफिसर है सर, उसका नाम और मोबाइल नंबर चाहिए था सर। शुगर मिल का तो आप हो गए, वो आप हो गए हमारे, मतलब किसका नोडल ऑफिसर चाहिए आप? जो मतलब डिपार्टमेंट का है, जो शुगर मिल देखता है सर, HKRN में सर। नहीं, HKRN तो 3 लोग हैं केवल, HKRN तो सारे लोग सारे डिपार्टमेंट देखते हैं, हमारे पास तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। नोडल ऑफिसर हमारा कोई नोडल अफसर नहीं है, हमारे पास संदीप मखीजा है, मैं हूँ, और टेक्निकल साइड में गौरवदीप है, ये 3 लोग हैं। एक सर नोडल ऑफिसर का नोडल ऑफिसर का मोबाइल नंबर चेंज करना था अपना सर, वो हो नहीं रहा है सर। आप अपना ना चेंज पासवर्ड कर लीजिए। चेंज पासवर्ड करेंगे ना, आगे प्रोफाइल अपडेट की ऑप्शन आती है। जब प्रोफाइल अपडेट करेंगे आपको दोबारा पे कोड डालना पड़ेगा और मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा और आपका नाम भी चेंज हो जाएगा, जो भी आप करना चाहें। चेंज पासवर्ड के बाद थैंक यू सर। OTP जाएगा पुराने नंबर पे, बट राइट। जी सर, थैंक यू। ओके, एनीबॉडी एल्स? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हरियाणा सीड्स कॉर्पोरेशन से बोल रही हूँ सर मैं। जी बताएं। सर ये मई मंथ की सैलरी आई थी हरियाणा कौशल रोजगार से ना, तो उसमें जो TDS कटा है ना, वो कटना चाहिए था ग्रॉस अमाउंट पे, वो कट गया टोटल अमाउंट पे। तो उसका जो डिफरेंस है वो कैसे कवर कर पाएंगे? ग्रॉस पे कट गया, टोटल पे कट गया मतलब? सर जो ग्रॉस सैलरी है ना, ग्रॉस अमाउंट बनती है ना, उस पे कटना चाहिए था। जो काटा गया TDS, वो काटा गया है टोटल अमाउंट पे। वो जो तो GST मिला के, TDS ना, TDS सर, GST मिला के कट गया है ना, वो हम लोग उसको करेक्ट कर रहे हैं, अगली बार उसको रिकंसाइल करेंगे। ओके सर, वो थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स चला गया है, वो हम लोग रिकंसाइल करेंगे। ठीक है सर, वो फिर एडजस्ट हो जाएगा नेक्स्ट बिल में। हाँ, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ठीक। सर नमस्कार जी, मैं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से बोल रहा हूँ सर, जी बताइए। संदीप दीक्षित सर। सर ऐसा है सर, हमारे पास सर लीगल असिस्टेंट और लीगल कंसल्ट है सर। इनकी सर सैलरी ना सर जो आई है HKRN से, वो सैलरी सर कम आई है। सर आपने ना ऑप्शन दिया था पे प्रोटेक्शन का कि जिनकी सैलरी कम है वहां पे सही कर सकते हैं, तो सर हमारे DDO सर ने मतलब वहां पे नहीं की सर। तो क्या सर अब वो सैलरी सही हो सकती है सर उनकी? नहीं, अब अगली बार में आप जो है उनको सही कराओ, ये आपकी गलती है, आपके विभाग की गलती है। आप लोग सोते रहते हो, जब टाइम दे दिया आपको, आपका DDO कौन है? ही शुड बी चार्ज शीटेड, उसकी सैलरी क्यों नहीं कम मिलनी चाहिए? व्हेन ही इज नॉट एबल टू गिव सैलरी टू हिज ओन एम्प्लॉइज, तो उसका सैलरी खुद का अपना कटवाए हो। व्हाट इज दिस यार? आपको सारा ऑप्शन यहाँ डाला, रोज रोज मैं जो है मीटिंग कर करके सबको समझा रहा हूँ कि आप पे प्रोटेक्शन कीजिए, पे प्रोटेक्शन कीजिए। अब आप कहते हो जी उसने पे प्रोटेक्ट नहीं किया, सैलरी चली गई, कम चली गई। अब अगले महीने कर ले, वो सैलरी प्रोटेक्ट करे, अगले महीने से ठीक मिलेगा उसको सैलरी। उसको बोलिए अपना आप प्रोटेक्ट कर ले। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, सर बताइए। हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। सर हमारे यहाँ ना हार्टोन के एम्प्लॉइज वर्क करते हैं, उनके लिए ना प्रॉब्लम आ रही है कि उसमें से हमें पहले इंस्ट्रक्ट किया गया था कि हम उनको कौशल निगम पे कर दे रजिस्टर, हमने उनको वहां पे रजिस्टर कर दिया, बट अब वो कोर्ट केस में चले गए हैं कि हमें निगम में रजिस्टर्ड नहीं होना, और उनकी सैलरीज आ रही है निगम से, 2 महीने की आ चुकी है। कोर्ट ने क्या कहा है? मैं कोर्ट का मेरे पास जजमेंट नहीं है, सो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट व्हाट कोर्ट ने क्या कहा है, व्हाट एग्जैक्टली हैज कोर्ट सेड? सर कोर्ट ने बोला कि 5 दिसंबर तक हम उनको एज इट इज ही रखें, उसी एम्प्लॉइज मतलब हार्ट्रोन के एम्प्लॉइज ही कंसीडर करें उनको। तो आप कोर्ट के कंप्लायंस करो, फिर आप राइट टू अस, वी विल रिटर्न यू बैक। तो हम उनको फिर कैसे निगम से निकालें, मतलब उनको बाहर नेट कर लो आप, वहां पे टर्मिनेशन का ऑप्शन दे रखा है, आपको दिया हुआ है नोडल ऑफिसर को। ओके। और सर उनका चलो ठीक है, फिर तो रिजॉल्व हो जाएगा मैटर, अगर उनको वहां से निकाल ही लेते हैं तो। हाँ आप निकाल लो उनको, उसमें रीजन दे देना कोर्ट केस की वजह से। थैंक यू सर। सर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से। हाँ जी बताएं। सर हमने 14 एम्प्लॉय की पे प्रोटेक्शन कराई थी अपने। हेलो। हाँ हाँ। बट सर उनकी अप्रूव भी हो गई 14 एम्प्लॉय की पे प्रोटेक्शन, बट एक एम्प्लॉय हमारा ऐसा है जिसकी फिर भी सैलरी कम आई है,
मतलब उसके बिल के अंदर। हमने संदीप मुखेजा से भी कांटेक्ट किया था सर ऑफिस में जाके, तो उन्होंने भी चेक किया कि हाँ पे प्रोटेक्शन तो हो गई, बट पता नहीं किस वजह से पे कम आई है। कहते हैं नेक्स्ट टाइम इसको एरियर मिल जाएगा। क्या ऐसा हो पाएगा सर? नहीं, आपने जो पे प्रोटेक्ट किया होगा वो तो कंप्यूटर सिस्टम है, तो जिसने पे प्रोटेक्शन के वक्त भरा होगा उसी ने गलत भर दिया होगा, फिर कम भर दिया होगा। नहीं सर, पे प्रोटेक्शन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो कंप्यूटर अपने आप से किसी का कम ज्यादा नहीं करता है, जो आप भरोगे वही निकल के आता है। सर पे प्रोटेक्शन में हमने पूरा भरा, और जो हमारे एचओडी ने साइन किया वो भी पूरा था 23,393 चंडीगढ़ डीसी रेट, बट जब बिल आया वो 20,590 ही था जो निगम का रेट है, सिर्फ उसका। बाकी 13 एम्प्लॉय का सही है। चेक करा लूंगा मैं, चलो देखता हूँ सर प्लीज इस रिगार्डिंग थोड़ा चेक करना, क्योंकि संदीप सर ने चेक किया था तो उन्होंने बोला कि आपकी तरफ से ओके है और हमने अप्रूव भी कर दिया, पर नेक्स्ट टाइम जब करेक्शन का ऑप्शन आएगा तो वो करेक्शन करके इनको एरियर मिल जाएगा। नहीं, अभी एरियर का कोई भी फॉर्मेट बना नहीं है, तो इसलिए जो है पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि गलती किसकी है, क्योंकि सिस्टम में तो ये गलती ऐसा होने की संभावना है नहीं, लेकिन आप चूंकि कह रहे हो इसलिए मैं दोबारा फिर से चेक करवाऊंगा कि ये 100% जो दोबारा फॉर्म बना है उसमें कहीं ना कहीं गलती की गई है भरते वक्त। अब अपना एम्प्लॉय आईडी जो जिसकी गलत बनी है आप कह रहे हो, एम्प्लॉय आईडी बताना उसका। एक मिनट इनकी एम्प्लॉय आईडी बताना अमित की, देख के अमित की। सर तब तक मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे देख रहे हैं सर एम्प्लॉय आईडी अभी बताता हूँ मैं 1 मिनट में। सर तब तक मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हमारे कुछ एम्प्लॉय हैं जो अभी 5 साल का एक्सपीरियंस पूरा कर गए, तो सर उनको उनकी सैलरी कैसे बढ़ेगी? कोई करेक्शन का ऑप्शन आएगा या क्या करना पड़ेगा सर? नहीं, वो तो हमारे रोल पे तो उनका एक्सपीरियंस जो आपने शो किया है वही दिखेगा। अभी कितना शो किया है सर? अभी तो हमने 2 to 5 के बीच किया है सर, जो आपका ऑप्शन आता था वहां पे कि 5 साल से बिलो थे फिलहाल वो, जब हमने ऐड किए 1 अप्रैल से। हाँ। लेकिन अभी इस मंथ में उनका एक्सपीरियंस हो गया 5 साल से, अब वो 6 to 10 में चले गए। वो तो आपके डिपार्टमेंट के एचओडी से बात करो आप कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से तो पे देखिए, हमें तो वो सैलरी जितना आप कहोगे उतना सैलरी दे देंगे, हमारे लिए तो ठीक है सर। हम सर उनकी 20,500 जैसे अभी एचकरनल में है 6 से 10 साल के एक्सपीरियंस में 20,500। इसमें पॉलिसी डिसीजन ये है कि बेसिकली वो हमारे एम्प्लॉय तो अभी शुरू हुए हैं बनना। ओके सर, तो जब आपके मतलब एचकरनल में उनको 5 साल हो जाएंगे तब सर उनका अगला इंक्रीमेंट लगेगा? ये वही मैं कह रहा हूँ, एक पॉलिसी इशू है, इसलिए पहले आप अपने डिपार्टमेंट वालों से बोलो कि ये पॉलिसी लेवल पे अपने ऊपर भेजें। ओके सर, ठीक है, अपने एसीएस के पास भेजें, उस तरह से ये डील होगा। ये ऐसे मतलब वेबिनार के थ्रू नहीं सॉल्व होगा प्रॉब्लम। और सर मेरे कुछ एम्प्लॉय है 1-2 एम्प्लॉय जो अपना अकाउंट चेंज करवाना चाहते हैं, तो चेंज हो सकता है सर अकाउंट? तो पे प्रोटेक्शन में ऑप्शन है ही एडिट करने का। कौन सा अकाउंट कह रहे हैं? बैंक अकाउंट? जी सर बैंक अकाउंट। उसमें भी आप ग्रीवेंस रेज कर दीजिए। भी है जी सर। ग्रीवेंस सर ग्रीवेंसेस हमने बहुत 3-4 कम से कम किए हुए हैं सर, उनका भी अभी तक सोल्यूशन नहीं आया। ये जो एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी कमाई, इसका भी हमने ग्रीवेंसेस किया हुआ है सर रेज, तो इसका भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया सर, जबकि हमने कांटेक्ट भी किया ऑफिस में जाके एचकरनल के, तो वहाँ संदीप मुखेजा सर भी से कांटेक्ट हुआ था इस रिगार्डिंग। ग्रीवेंस तो वैसे भी रेज कर दीजिए, सोल्यूशन तो होगा ही होगा उसका। अब ग्रीवेंस रेज करोगे क्योंकि रिकॉर्ड में रखना जरूरी है, ग्रीवेंस रेज करना जरूरी है उसका। सर मैं आईडी बताता हूँ उस एम्प्लॉय की जो अभी बात चल रही थी जिसकी सैलरी के रिगार्डिंग। सर 26,901 ठीक है, देख लेते हैं इसका क्या प्रॉब्लम। सर प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो हेलो। हाँ जी, बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। कॉन्फिड से हैं सर? हाँ बताइए। सर हमारे 8 एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरी नहीं आई अभी तक 54 में से। नहीं आई मतलब आपने दी थी सैलरी? हाँ जी सर, पे की हुई है सर। कब किया है ये सर? पे की थी हमने 15 को कर दी सर पे, और 15 को हमारे एम्प्लॉइज की सैलरी आ चुकी थी, सिर्फ इन 8 एम्प्लॉइज की नहीं आई है। अकाउंट वेरीफाई है इनका सर। किस महीने का है ये सर? अप्रैल और मई दोनों महीने का सर।
इनवॉइस नंबर बताइए। इनवॉइस नंबर सर जस्ट एक मिनट सर बस। तब तक ये दूसरा और कोई क्वेश्चन है कोई ये तो और एक सर हमने 3 असिस्टेंट की रिक्वेजिशन डाली थी। हाँ 3 असिस्टेंट की रिक्वेजिशन डाली थी सर, वो अभी तक वो अभी पॉलिसी बन रही है, उस पॉलिसी अप्रूव होने के बाद ही हो पाएगा। ओके। और एक सर सेलमैन की पोस्ट उसके अंदर बताई हुई थी सर, अभी तक वो भी नहीं आई है। मैंने वो बता दिया आपको कि पोस्ट क्रिएट करने का प्रोसेस बता दिया, वो पॉलिसी में भी आ रहा है और आप लोग सर इनवॉइस नंबर है 2588। ठीक है, देख लेते हैं ये। मई की तो उसने जनरेट ही नहीं कराई है, 2568 है एक ही। मई की आपकी कॉन्फेड की केवल एक ही है 2568 2568 है इनवॉइस नंबर। और अप्रैल के सर दो इनवॉइस अप्रैल के सर। इसमें सारे लोगों की सैलरी जा चुकी है, सक्सेस दिखा रहा है। हाँ जी सर, सभी के सर। सिर्फ 8 एम्प्लॉइज रहते हैं सर। ना 54 थे, 54 की सैलरी सक्सेस है सर। पहुंची नहीं सर उनके पास तो 8 एम्प्लॉइज। जो अकाउंट नंबर तुम लोगों ने दिया है उस अकाउंट नंबर में सक्सेस है पूरी की पूरी सैलरी। ओके, फिर एक बार रीचेक कर लेते हैं। 54 लोगों की पूरी सैलरी जो है अकाउंट नंबर में जा चुकी है, क्रेडिटेड ऑन 15/6। ओके, एक बार चेक कर लो कोई ना हो। ओके सर। हेलो, थैंक यू सर। हेलो, ये हरिओम और सुनील कुमार है कोई दो आदमी जिसके अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर दलजीत, हेलो सर, दलजीत बोल रहा हूँ जी, टेक्निकल एजुकेशन से। हाँ बताइए सर, हमारा एक इश्यू है, हमारा एक एम्प्लॉय है, जब हमने उसका डाटा पोर्टिंग किया था तो उस समय वो 57 ईयर का था और जून में वो 58 ईयर का हो गया है, 58 साल से ऊपर है। तो सर अब उस एम्प्लॉयज को रिलीव करें या पोर्टल अपने आप उसको रिलीव करेगा? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये मैंने अभी कह दिया 30/6 तक इंतजार कर लीजिए, क्योंकि पॉलिसी में कुछ चेंज हो जाए। अगर पॉलिसी में वो 58 का आता है कि 58 तक एज रहेगी तो इसको आप रिलीव करोगे। ओके सर, ऑटोमेटिकली हो जाएगा या हमें खुद करना पड़ेगा मैनुअली? नहीं ऑटोमेटिक नहीं, वो आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन दे रखा है हमने रिलीविंग का, टर्मिनेट करने का। ठीक है सर। सर एक सेकंड क्वेश्चन था, हमारे एसीएस सर ने आपसे शायद बात की थी, आनंद मोहन शरण जी ने, रिगार्डिंग रिपोर्ट्स के लिए और मास्टर आईडी के लिए। नहीं वो आपके एसीएस को मैं बता भी चुका हूँ कि आपके ऑफिसर इतने, मैं क्या वर्ड यूज करूं, दे आर सो लेजी। उनसे मैंने सिर्फ ये पूछा था कि अपना स्ट्रक्चर आके बता दो, एक फॉर्मेट बना के दे दो मुझे। सर देखे आए थे जी। नहीं किसको दिया था आपने? सर आपको आए थे खाली नहीं पूरी लिस्ट दे के गए थे सर, मैं साथ में था उस पर। नेक्स्ट टाइम कहा था ना कि इसका फॉर्मेट बना के दो, फ्लो चार्ट। सर दे चुके हैं आपको ऑप्शन में भी दिया था, संजीव शर्मा के में भी दिया था, सेक्टर क्वेश्चन में, सेक्टर 3 में भी देखे आए थे। आपने जो सूचना दी है वो इनकम्प्लीट है, मैंने आपके एसीएस को ऑलरेडी बता दिया। ओके सर, एक ग्रुप में मैसेज डाला था रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग कि एचओडी की जो आईडी है उस पे हमें कुछ जैसे रिपोर्ट्स वगैरह हैं, हम जो सब ऑफिस हैं उसकी रिपोर्ट चेक कर सके कि कितने जो हमारे ऑफिस ने हैं रिपोर्ट। तो आ रही है क्यों? गौरवदीप एक लिंक कोई शेयर किया था जिसमें आती है वो रिपोर्ट? सर वो आपके आईडी से आती है, हमारे आईडी से नहीं आती है, एचओडी की आईडी से। एचओडी से आती है, आप अपने सब लॉगिन और आप अपने एचओडी के एम्प्लॉयज अटेंडेंस सबमिटेड इनवॉइस हैं, उसकी कितनी पेंडिंग है उसकी डिटेल आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको कुछ और चाहिए रिपोर्ट को आप बता सकते हो। अभी ये रिपोर्ट आ रही है। नेक्स्ट। हाँ जी सर, मैं नमस्कार सर। हाँ जी बताइए सर। मैं हरियाणा डेयरी से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, हरियाणा डेयरी से। सर हमारी एक क्वेरी थी, हमारा एक्चुअली प्लांट 24 आवर्स 7 डेज ए वीक चलते हैं सर, तो वहाँ कुछ स्टाफ को ओवर टाइम देना पड़ता है सर, वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है। तो अब कुछ मैंने पीछे भी आपसे बात करी थी, तो उन्होंने कहा था अभी आप रुक जाओ, इसके लिए आप लेटर लिखो, तो हमने लेटर लिख रहे हैं सर। और इन द मीन टाइम क्या हुआ सर कि कुछ लोग ऑलरेडी पोर्टल पे आ गए हैं सर,
तो जो लोग पोर्टल पे आ गए और वो कवर हो रहे हैं सर उसमें ओवर टाइम में, तो उनको वापस कैसे लेके आए सर, उसका एक इशू था। वापस कहाँ लाना है? मतलब वापस डिपार्टमेंट में कैसे लेके आए? आज जो लोग HKRN पे आ गए हैं सर, उनको वहां से हटाना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप टर्मिनेट कर दो उनको, टर्मिनेट करके वापस ले लें अपने पास सर। वो आपकी मर्जी है, हमारे यहाँ से टर्मिनेट करने का ऑप्शन आपको दे रखा है। ठीक है सर, और उसके लिए ओवर टाइम के लिए सर हम आपको लेटर लिख रहे हैं, उसके लिए जरूर सर सोचिएगा, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत है और ओवर टाइम चाहिए ही चाहिए सर हमारे। ओके ठीक है, थैंक यू सर। आप। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, जल्दी बताइए सर मैं महेंद्र शर्मा सर, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हरियाणा से सर, लाइजन ऑफिसर कम DDO सर। एक तो हमारे 22 डेजिग्नेशन है सर, वो जॉब रोल के हिसाब से कहीं भी फिट नहीं हो रहे सर। अच्छा, तो उनके लिए नए डेजिग्नेशन क्रिएट करवाने पड़ेंगे सर। हाँ वो सबसे पहले मैंने यही बात बताई, आप शायद उस समय थे नहीं। पहला मैंने जो क्वेश्चन आंसर दिया था, बिना पूछे ही आंसर दे दिया था जी सर। कि ये जो नए जॉब रोल क्रिएट करना है, जो 3 जून का नोटिफिकेशन है, अगर उसमें नहीं आता है किसी का, तो वो उस लिस्ट को ध्यान से पढ़िए। उस लिस्ट में अपना जो भी जॉब रोल आपका आता है वो उसमें क्रिएट कीजिए, ऑनलाइन भी कीजिए और हमें चिट्ठी भी लिख दीजिए। ऑनलाइन पोर्टल पे कीजिए और उसमें अपना जो भी डेजिग्नेशन और जो भी क्वालिफिकेशन है सब भर भर दीजिए और उसके बाद वो हमारे सबमिट कीजिए। फिर तब तक हो सकता है पॉलिसी आ जाए। पॉलिसी में ये डिसीजन हुआ है, होने वाला है कि निगम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो चीफ सेक्रेटरी हेड करते हैं वो उसको अप्रूव कर देंगे, तो फिर वो हम ऐड कर देंगे। राइट सर। एक हार्टोन के एम्प्लॉइज डालने हैं सर, अभी ये न्यूज आई थी, ये पार्ट 2 वाले और हार्टोन के नहीं डालेंगे? नहीं अभी पता नहीं न्यूज, जब तक ये तो पॉलिसी मैटर है, मैंने बता दिया पॉलिसी 2-4 दिन में आ जाएगी आपके पास, देख लेना। ये और नई जॉब रोल सर पोर्टल पे डिस्प्ले नहीं हो रही सर, ये दिख नहीं। नई जॉब रोल में आपको मैंने वही कहा ना, आप लोग लेट में ज्वाइन करते हो, फिर बार बार क्वेश्चन पूछते हो वही वाले। मैंने पहले ही बता दिया कि बेसिकली नए जॉब रोल का नोटिफिकेशन 3 जून का, उसको ध्यान से पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि इंडेंटिंग डिपार्टमेंट उसके, क्योंकि उन्होंने बहुत जनरलाइज्ड बनाया है कि रेलेवेंट क्वालिफिकेशन, BA ग्रेजुएट ऑब्लिक डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री इन रेलेवेंट क्वालिफिकेशन। अब रेलेवेंट क्वालिफिकेशन HKRN को नहीं पता होगा कि फिशरी विभाग को अगर BSc फिशरी चाहिए या BSc बायोलॉजी चाहिए, जूलॉजी चाहिए, बॉटनी चाहिए, तो हमें नहीं पता चलता है। तो आपके जैसे विभाग में मान लो कोई मीडिया का आदमी चाहिए, आपको डिप्लोमा इन मीडिया चाहिए कि क्या चाहिए, वी डोंट नो, वी आर नॉट डोमेन एक्सपर्ट। तो आपको ये उसमें ऑप्शन मिला हुआ है, तो उसी हिसाब से आपको जॉब रोल क्रिएट करते समय उस कैटेगराइज करके उसमें जॉब रोल क्रिएट कीजिए। अगर उनका नाम आया हुआ है तो भी, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो नाम ऑलरेडी उसमें आए हुए हैं, मेन लिस्ट में नहीं है, और जिसके आगे ये लिखा हुआ है कि रेलेवेंट क्वालिफिकेशन, डिग्री डिप्लोमा रेलेवेंट, वो कंसर्न डिपार्टमेंट बताएगा हमें, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी का क्वेश्चन है? गुड मॉर्निंग सर। सर PWD BMR से कनिका बात कर रही हूँ। हाँ जी बताइए। सर हमारा इशू है कि हमने ना हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी डिप्लॉयमेंट लेटर इशू हो गया था अप्रैल में, बट हमने उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई थी क्योंकि उस टाइमिंग्स पे SCTC क्लियर होना जरूरी था। अब नोटिफिकेशन आ गई है 3 जून को कि SCTC नहीं है मैंडेट, तो क्या हम उनको ज्वाइन करवा सकते हैं एक साथ 22 से? कब से ज्वाइन कराना है आपको उनको? तो फिर 30/6/22 तक तो वैसे ही नोटिफिकेशन आई है ना, तो एक साथ 22 से हम ज्वाइनिंग करवा सकते हैं उनकी? आपको देखिए ऐसा ना, उनका ऑफर लेटर तो अब इनवैलिड हो गया होगा, क्योंकि वो 15 दिन या कुछ ऐसा होता है, उसके लिए होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आप इसके लिए हमें लेटर भेज दो, वी विल सी कि हम इसमें या पोर्टल पे प्रोविजन करेंगे कि इसका रीवैलिडेट हो जाए, या फिर जो है नया ऑफर लेटर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। I think we have covered most of the question. सर एक तो था जो 2690 एम्प्लॉय आईडी वाला, जो जिसका पे प्रोटेक्शन का इशू था। हाँ है, आप हो लाइन पे अभी? नहीं, वो चला गया होगा। हेलो गौरव सर। हाँ जी हाँ,
आपने सर, अभी क्या आपने- किया हुआ है ना, पे प्रोटेक्शन में आपने डिपार्टमेंट, वहाँ ऑप्शन आती है एक तो डेजिग्नेशन लेवल चेंज करने की, राइट, आपने वो चेंज कर दिया, पर नीचे आती है डू यू वांट टू पे प्रोटेक्ट एज पर डिपार्टमेंट, लाइक उसके डिपार्टमेंट उसकी पे प्रोटेक्शन करना चाहता है, ही इज गेटिंग अर्लियर हायर सैलरी, वो आपने जी। नहीं भरा, आपने नो किया है, डिपार्टमेंट उसकी पे प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता है पोर्टल पे, उसी को साइन कराया है, उसी को अपलोड कराया है। ओके सर, तो सर अभी इसका क्या करेक्शन हो सकता है इसमें कुछ? निगम एक रेट देता है, वो आपने शो किया हुआ है, वही उसको मिल रहा है। हमने आपसे पूछा डू यू वांट टू पे प्रोटेक्ट हिम, आपने बोला नो, तो आगे ऑप्शन ही नहीं खुली, फिर बंद हो गया। जब आप खुद ही नो कर रहे हो उसका कह रहे हो नहीं जी हमने कर रखा है। सर जो हमने हार्ड पेपर अटैच किए हुए हैं, नहीं, केवल हार्ड से नहीं चलता ना, टेक्नोलॉजी की तो इसीलिए इस्तेमाल हो रही है इतनी, कि गलत करोगे तो फिर मैं गलती की तो जो है मतलब वो होगा ही प्रॉब्लम। तो सर अब इसका करेक्शन है कुछ अभी? अभी नहीं है, यही मिलता रहेगा इसको, तुम लोगों ने गलती की है इसके लिए तो ये जाने और तुम जानो। ओके सर, बट कितनी बार हम करेक्शन का मौका दें, प्रॉब्लम ये है ना, हाउ मेनी टाइम्स। हेलो गौरव सर। गौरव सर कौन है? जी बताइए सर, अभी आपने कहा कि वो जो रिपोर्ट्स है अवेलेबल है एचओडी की आईडी पे, बट जी। ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आ रही मेरी आईडी पे, तो शो कर रही टेक्निकल नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट आप से। वहाँ जाइए, नॉइस एंड अटेंडेंस वाले ऑप्शन पे जाइए, गया सर। उसके नीचे तीसरा थर्ड और फोर्थ लिंक आएगा आपको, वहाँ लिखा गया अटेंडेंस नॉइस एंड अटेंडेंस रिपोर्ट। नहीं आ रही सर। आपके लॉगिन पे नहीं दिख रही है? नहीं सर। अगर लॉगिन आईडी बता दूं आपके लॉगिन आईडी में दिखनी चाहिए वैसे, आप बता दो क्यों नहीं दिख रही, चेक कर लेते हैं उसका। ठीक है सर, मैं आपको अभी शेयर करता हूँ आपके साथ व्हाट्सएप पे। आपका लॉगिन आईडी बता दो। HOD जी _ जी TED TED दिखनी चाहिए वैसे, इसके ऊपर देख लेते हैं क्यों नहीं दिख। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, आई थिंक देयर आर नॉट anybody has any question, किसी के पास है क्वेश्चन, फिर हम क्लोज करें। Yes sir, yes sir. Sir, Bharat Singh this side from Haryana State Rural Livelihood Mission. Sorry to interrupt you again. हाँ जी। सर हमारी क्वेरी ये थी कि जैसे हमने अगर लेट्स सपोज 15 एम्प्लॉय किए हैं निगम के थ्रू, बट उसमें से एक एम्प्लॉय का इशू ये है कि उसका डेजिग्नेशन भी शो नहीं हो रहा, प्लस उसकी सैलरी का भी इशू है। तो आपने भी जैसे बताया कि हमारी नई पॉलिसी आएगी तो शायद उसमें शो पे प्रोटेक्शन सिर्फ एक बार लगा सकते हैं, तो फॉर नाउ हम उसको टर्मिनेट कर जब न्यू पॉलिसी आ जाए दोबारा रीजॉइन करा सकते हैं उसके बाद, इफ ये पॉसिबल है सर? वो आप अगर कंटिन्यू शो कर रहे हो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू तो आप टर्मिनेट करा लो, उसकी तरफ से सैलरी दो आप। टर्मिनेट करके उसकी सैलरी वहां से आ जाए, बट उसके बाद जब हमारा डेजिग्नेशन शो हो जाएगा तो हम उसको दोबारा रीजॉइन करा सकते हैं निगम से, ये पॉसिबल है? वो गवर्नमेंट के डिसीजन पे होगा, गवर्नमेंट कहती नहीं कॉन्ट्रैक्ट पे चलेगा तो हमारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे चलेगा दूसरी पार्टी से। अच्छा, फिर वो आउटसोर्स पे ही रहेगा सर जो प्राइवेट एजेंसी? वो चांसेस हैं, क्योंकि कुछ आउटसोर्सिंग का भी शायद जो है डिसीजन लिया जा रहा है कि कुछ सर्विसेज SLA में कन्वर्ट करके वो सर्विसेज के थ्रू रखे जाएंगे। ठीक, थैंक यू सर। Sir, there is one more question, sir, from Labor Department. हाँ जी, लेबर डिपार्टमेंट बताओ, आप तो एक बार पूछ चुके हो। जी सर, सॉरी सर। ये हमारे जो नोडल ऑफिसर हैं हेडक्वार्टर लेवल पे सर, उन्हीं को अब वहाँ की DDO पावर भी डेलीगेट हो गई है। तो पहले DDO हेडक्वार्टर लेवल पे देख रहे थे HKRN, तो अभी इसमें क्या हमें प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी? नहीं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाया। जो हेडक्वार्टर लेवल पे नोडल ऑफिसर हैं और DDO हैं, पहले अलग अलग थे सर, अब जो नोडल ऑफिसर है उन्हीं को DDO पावर डेलीगेट हो गई है और अब उनको ही एज DDO भी ट्रीट करना है, तो ऐसे में हमें क्या प्रोसेस HKRN के रिगार्डिंग फॉलो करनी पड़ेगी सर? गौरव, आर यू देयर? तो बेसिकली आपका DDO बदल गया है ना? जी जी।
वीडियो बदलने को, प्रोफाइल बदलने को अभी इन्होंने शायद बताया भी है गौरव ने। जी सर, आपने वीडियो चेंज करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहां पे ना चेंज पासवर्ड की एक ऑप्शन आती है, जब चेंज पासवर्ड करते हो वहां प्रोफाइल अपडेट करने की ऑप्शन आएगी। उसके बाद पुराने वाले डीडीओ के मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, राइट? ओटीपी आपको शेयर करना पड़ेगा इसके ऊपर, जो कंफर्म करते हो आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो। आप नया डीडीओ पेई कोड डालकर अपना नया प्रोफाइल बना सकते हो। सर एक क्वेश्चन है इसमें, जो एचओडी का पेई कोड है वो सेम पेई कोड क्या डीडीओ वाले पे अपडेट हो जाएगा? क्योंकि जो मेरा एचओडी वाला पेई कोड है वो ऑलरेडी एचओडी लॉगिन पे मैप्ड है। तो जैसे कि अकाउंट ऑफिसर पहले हमारे डीडीओ थे यहाँ के, तो उनका पेई कोड डला हुआ है, तो जो नोडल ऑफिसर है आपने अपना पेई कोड कैसे बनाया हुआ है? मतलब कि रीजन क्या है ना, वन डीडीओ कैन हैव चार्ज ऑफ मल्टीपल ऑफिसर्स, वो अपना पेई कोड मल्टीपल जगह यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये चीज की। पेई कोड मैंडेटरी है। बट सर एक चीज पूछना था, जो यहाँ का लोकल हमारा डीडीओ है, नोडल ऑफिसर वाला सेम पेई कोड में चेंज पासवर्ड में जाऊंगा तो वो अपडेट हो जाएगा? एचओडी बड़ी बात कर रहे हैं कि सब लॉगिन की बात कर रहे हैं? नहीं सर, सब लॉगिन में ही, क्योंकि मेरा डेटा ऑलरेडी वहां पे पोर्टेड है ना, जैसे हमारे यहाँ अकाउंट ऑफिसर डीडीओ थे। तो आप सब लॉगिन तो आपने क्रिएट किया है, उसका चेंज पासवर्ड करना है, सब कुछ एडिट करना है, उसको मॉडिफाई करना है, वो आप कर सकते हैं। एचओडी की में है उसकी सारी पावर। सर मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वो तो मुझे पता है, वो चीज वहां से एडिट हो जाएगी। मैं ये पूछ रहा हूँ एचओडी में हमारे जॉइंट डायरेक्टर का पेई कोड मैप्ड है और वही पेई कोड आप सब लॉगिन में डालना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या वो अपडेट हो जाएगा? सब लॉगिन पे इसलिए डालना चाह रहे हो आप, वो उनके पास डीडीओ पावर दोनों ऑफिस की। बिल्कुल, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ हो जाएगा। ठीक है सर, फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार सर, मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन से हूँ। हाँ जी सर, हमारी एक रिक्वेजिशन थी ड्राइवर की पोस्ट के लिए, वो प्लीज कब तक डिप्लॉय हो सकता है सर? वो मैंने बताया शुरू में ही कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, जैसी पॉलिसी आ जाएगी हम लोग शुरू कर देंगे डिप्लॉयमेंट। राइट सर। सर एक और क्वेश्चन था सर, हमने एक पे प्रोटेक्शन का सर भर के दिया था, तो सर पे प्रोटेक्शन में 2 कॉलम है, एक तो है मैन पावर सैलरी एज पर निगम रेट, और सेम कॉलम ही आगे सर उसमें है मैन पावर सैलरी एज पर डिपार्टमेंट। तो इनमें सर एक फॉर्मुलेशन लगी हुई है, बेसिक सैलरी प्लस ए प्लस सी बी प्लस सी प्लस डी। तो सर जब ये टोटल करते हैं तो उसके बाद जो अगर हम माइनस डी की फिगर करते हैं तो सर आपका सब टोटल से मैच हो जाता है। सर अगर हम इसको प्लस ही करते हैं तो सब टोटल से ये मैच नहीं हो पा रहा है जी। तो जीएसटी सर सब टोटल पे ही करके जो अल्टीमेट फिगर है सर वो मैच हो पा रही है, प्लीज ये एक बार चेक करवा देंगे जी। आप भेज दो इसका डिटेल ना, वैसे भेज दो व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप भेजो, विल सी, क्योंकि आपका क्वेश्चन काफी कुछ और टेक्निकल बात आप पूछना चाह रहे हो कैलकुलेशन का। ठीक है, राइट सर, थैंक यू सर। ग्रुप ट्रेनिंग वाले पे भेजो ये बात। राइट सर, आई वांट टू इंटरवीन सर। सभी डिपार्टमेंट्स कृपया प्लीज ध्यान दीजिए एक बार यहाँ पे। ये मेरे पास ना जितने भी ईपीएफ ईएसआई रिलेटेड डाटा है डिपार्टमेंट्स का, बोर्ड्स का, कॉर्पोरेशंस का, वो अपडेटेड है यहाँ पर। इसमें हम देख पा रहे हैं सिर्फ 3 या 4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना डाटा अपडेट कर दिया है। जैसे एक चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, इनके 273 एम्प्लॉइज से 272 एम्प्लॉइज का उन्होंने डाटा अपडेट कर चुके हैं। बट मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट जैसे कमिश्नर गुड़गांव है जिन्होंने एक भी डाटा अपडेट नहीं किया, ISB है डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भिवानी, एक भी डाटा अपडेट नहीं किया, EPFSI का कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज का। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे हार्टोन ने अपने मैक्सिमम एम्प्लॉइज का कर दिया है, हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ने बिल्कुल कुछ भी अपडेट नहीं किया है, COF ने नहीं किया है, HVPNL ने 50% डाटा अपडेट किया है, पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ने एक भी डाटा अपडेट नहीं किया। तो जब तक ये डाटा अपडेट नहीं करेंगे हम उनका EPFSI ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे उनके अकाउंट में। तो सभी डिपार्टमेंट्स प्लीज इस चीज का खास ध्यान रखें कि नेक्स्ट सैलरी से पहले उन्होंने अपने सभी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज का EPF और ESI का डाटा पोर्टल पर जाके अपलोड जरूर करना है, तभी हम उनके खातों में, अकाउंट्स में फर्दर डिसबर्समेंट कर पाएंगे। मेरे पास बहुत से लिस्ट 174 डिपार्टमेंट्स में से लगभग 30% भी नहीं है जिनका डाटा कंप्लीट है, सबके 0 पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ये सभी डिपार्टमेंट्स का ख्याल रखें कि नेक्स्ट अटेंडेंस सबमिट से करने से पहले EPF ESI डाटा सभी का अपडेट होना चाहिए। ये एक कंप्लाइंस है, मैंडेटरी कंप्लाइंस है जो पूरा करना ही करना है। हेल्थ के 11,300 में से सिर्फ 7200 डाटा ही अपडेट कर पाए हैं वो।
हेल्थ डिपार्टमेंट वाले भी ध्यान दें क्योंकि उनका 6,000 का डाटा पेंडिंग पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा लंबा चौड़ा डाटा है। काफी लोगों में गैप है, कुछ क्षेत्रा यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं किया 653 के भी। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने कुछ नहीं किया, काफी है जैसे गौरव, कैन दिस लिस्ट बी शेयर्ड द एचओडी रिपोर्ट फॉर्मेट? जी सर, इसकी एक्सेल बन जाती है, इसकी मुखिया जी शेयर कर देंगे, वैसे शेयर करते भी होंगे दूसरे ग्रुप पे शायद। ग्रुप में मैं डाल रहा हूँ, कंटिन्यूसली डाल रहा हूँ ग्रुप में, बट जो स्पीड है वो बहुत स्लो है डाटा अपडेशन की। ठीक है सर। जो आपका लॉगिन आईडी थी ना एचओडी टी, वो अपनी रिपोर्ट चेक कर लो प्लीज, आ रही है नहीं आ रही? सर हाँ जी बताइए। डीडीपीओ रेवाड़ी। जी सर। सर मैं डीडीपीओ रेवाड़ी से हूँ और हमारे क्या हुआ है कि ब्लॉक के जो बंदे थे, 3 बंदे जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे लगे हुए थे, एचओडी वहां से हमारे डेवलपमेंट पंचायत डिपार्टमेंट ने हमारे वाले हेड में डाल दिया उनको, तो हमने उनको वहां से पोर्ट कर दिया क्योंकि वो यहाँ से पोर्ट नहीं हुए, उन्होंने उस टाइम नहीं करा। तो क्या हम उनको दोबारा उनके दूसरे हेड में डाल सकते हैं? हेड मतलब दूसरे हेड मतलब क्या हुआ? मीन सर हमारा डेवलपमेंट पंचायत का जो हेड है, मेन जो हेड है चंडीगढ़, उन्होंने हमें सब हेड में डाला डीडीपीओ के में, और उन्होंने बीडीओज के लेवल के जो हमारे अंडर 7 ब्लॉक आते हैं, ब्लॉक लेवल पे हेड बना रखे हैं, और जो ब्लॉक के बंदे थे वो डीडीपीओ के हेड में डाल दिए सर उन्होंने। अच्छा। हाँ, तो उनके डाटा हमने यहाँ से पोर्ट कर दिए, तो वहां से प्रेशर आया कि आप जल्दी पोर्ट करो, बट उनकी आप वो जो सैलरी वाला जो मेन है सर, उसमें इशू आएगा कि हम उनको बजट कहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे। तो क्या उनको वापस ब्लॉक में हम यहाँ से कर सकते हैं या हमारे एचओडी कर देंगे उनको? वो आपके यहाँ से एचओडी के पास जाएगा और एचओडी दोबारा फिर से पीडीओस को देंगे। अच्छा सर, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो बंदे लगे हुए हैं उनका ईएसआई और ईपीएफ नहीं कट रहा है। जो पार्ट 2 में थे उनका नहीं कट रहा है, खाली उनको सैलरी यहाँ से पे की जाती थी, तो वो अकाउंट कट नहीं रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब जब निगम के सभी एम्प्लॉइज का कटना है, ये है कि निगम के सभी एम्प्लॉइज का कटना है जिनका ईएसआई 21,000 रुपए से सैलरी है और जिनका ईपीएफ उनका सारों का चाहे रिस्पेक्टिव सैलरी जी। तो उसकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है, वो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करो। जिनका नहीं है ईपीएफ ईएसआई उनका नंबर खुलवाएगा, निगम खुलवाएगा, जिनका है उनका ट्रांसफर कराएगा। जी सर, एक सेकंड पार्ट ये जो डिपार्टमेंट से सैलरी ले रहे हैं, ट्रेजरी से उनका बिल बन रहा था, उनको भी पोर्ट करना है एचकेआरएन में? हाँ वो तो अब यही तो पॉलिसी डिसीजन है, वही मैं अभी कोई पूछ भी रहा था। ये आउटसोर्सिंग पार्ट 2 वाले हैं। जी सर। हाँ तो आप अभी तो कर नहीं रहे होगा, 30/6 तक तो आपने किया नहीं होगा या कर दिया? नहीं सर, उनको पोर्ट तो कर दिया हमने, लेकिन उनकी सैलरी और अटेंडेंस अभी मतलब दी नहीं है। नहीं, वो तो ऑर्डर्स थे जिनका पोर्ट हो चुका। अगर हमारे देखिए जो हमारे रोल पे है उसकी सैलरी तो हमें मतलब आपको देनी ही पड़ेगी हमारे को। नहीं सर, पोर्ट तो कर दिया, उनके डाटा तो पोर्ट कर दिया, लेकिन उनकी ट्रेजरी से बिल बन रहा है, उनका डिपार्टमेंट बजट प्रोवाइड कर। हाँ जी, हमारे पोर्टल पे ज्वाइन किया कि नहीं पहले? कर लिया सर। तो फिर तो वो मेरे एम्प्लॉय हो गए ना। जी जी जी। जब मेरे एम्प्लॉय हो गए तो आप कैसे सैलरी दे सकते हो डायरेक्ट? नहीं दी है ना सर अभी उनको। तो आप हमारे थ्रू दोगे ना उनको, आप हमारे थ्रू दोगे। जो ट्रेजरी जो भी सिस्टम आपका रहा हो उसको छोड़ के अब आप हमारे थ्रू दोगे। जो मेरे एम्प्लॉय हैं वो मेरे थ्रू सैलरी जाएगी। जी सर। सर जैसे उन्होंने डिमांड की है, ज्ञापन दिया है कि हमें एचकेआरएन में नहीं जाना, कोर्ट में केस भी डाल दिया उन्होंने, उसकी कॉपी प्रोवाइड करवा रहे हैं, कह रहे हैं हमें क्यों प्रेसलाइज करा जा रहा है, हमें क्यों डाला जा रहा है, तो उनका ऑप्शन क्या होगा? नहीं, अगर उनको कोर्ट से स्टे मिल गया है, जैसे एक और को मिला हुआ जी सर। जी सर। तो आप स्टे आप देख लीजिए, अगर आया है आपके यहाँ तो यू कैन टर्मिनेट हमारे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट। देखिए ऐसा है ना कि अगर हमारे पोर्टल में किसी ने ज्वाइन किया है तो इसका मतलब उसने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जी, एचकेआरएन के साथ एक, क्योंकि उसने वो ऑफर लेटर पे साइन किया होगा। उसमें ऑफर लेटर में लिखा होता है कि आप हमारी सारी शर्तों को मंजूर करते हैं, तब वो दस्तखत करता है, फिर वो हमारे साथ एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके साथ। अब वो कॉन्ट्रैक्ट जितने दिन वो काम करेगा वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसकी पेमेंट होगी सैलरी की। अगर कोई स्टेज ऐसा आता है कि उसको कोर्ट से कुछ मिल गया, कोई स्टे मिल गया, या कोर्ट ने ये डायरेक्शन कर दी कि ये एचकेआरएन पे नहीं, ये तो जैसे पहले थे वैसे रहेंगे, तो आप उसके बाद जिस दिन वो डायरेक्शन आती है आप उसके बाद उसमें हमारे यहाँ टर्मिनेशन का ऑप्शन दे रखा है।
आप उस जी, कैंडिडेट को जाइए, अपने टैब में टर्मिनेट कर दीजिए, रीजन दे दीजिए कि कोर्ट के डायरेक्शंस के अनुसार टर्मिनेट कर दिया। हमारे जी, सर। तरफ तो हमारे यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, फिर उसका अगली साइकिल में वो आएगा ही नहीं, अटेंडेंस में नहीं आएगा। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, वेयर हाउसिंग हरियाणा से नोडल ऑफिसर सर। हम हाँ जी, बोलो सर, हमने अपना जो पोर्ट कर दिए थे अप्रैल में, जो HKRN के ऊपर आना था, लेकिन अभी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ना मिलने की वजह से ज्वाइन नहीं करा पाए थे। अब अगर वो परमिशन मिल जाती है तो क्या हम ज्वाइन करा सकते हैं? नहीं, अभी आप पॉलिसी का वेट कीजिए। जब आपने अभी तक नहीं कराया है तो फिर आपको पॉलिसी का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो वैसे भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। उनको 15 दिन का टाइम मिला होगा। 15 दिन में अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया ऑफर लेटर मिलने के बाद, तो वो रिजेक्ट हो गया, ऑटोमेटिक रिजेक्शन हो जाता है। जी ऐसा ही था, अभी वो दिखा नहीं रहा। हाँ, वो नहीं दिखाएगा क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाते हैं। 15 दिन में ही ज्वाइन करना होता है। पॉलिसी के बाद में ये डेटा दोबारा एज इट इज आ जाएगा नई पॉलिसी के बाद? पॉलिसी आएगी तो उसके बाद देखें पहले पॉलिसी में आता क्या है, फिर उस हिसाब से बात। थैंक यू। आई थिंक वी हैड इनफ क्वेश्चंस। ठीक है, ये दोबारा में अब तो काफी लोग चले गए होंगे, बट मेन मेरा जो कंसर्न था वो पेमेंट से रिलेटेड था। आप दोबारा मैं एक बार लास्ट टाइम फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि वाइल मेकिंग पेमेंट आप ये ध्यान रखें, सभी DDO नोडल ऑफिसर अपने यहाँ जो नोडल ऑफिसर ने ज्वाइन किया वो अपने यहाँ सब जगह इंस्ट्रक्शन भी पास कर दें कि किसी प्रकार की गलती स्पेशली रिलेटिंग टू HKRN बैन अकाउंट, जो हमारा HKRN का इनवॉइस जाता है उस पर जो वैन अकाउंट नंबर प्रिंट होके आता है, उसी को वो ई-सैलरी लॉगिन करते वक्त जरूर भरें, उसमें कोई गलती ना करें। क्योंकि अगर वो अकाउंट नंबर गलत हो जाता है तो आप समझिए पूरा सैलरी प्रोसेस रुक जाता है। दूसरा जो है, अगर EPF ESI के जो डेटा अभी दिखाया भी है संदीप ने, काफी सारे डिस्क्रिप्शंस में मतलब लैक है, अभी डेटा कंप्लीट नहीं है, उसको तुरंत से तुरंत कंप्लीट कराएं, क्योंकि वो अदरवाइज पिनल प्रोविजंस लगेंगे, वो पेनल्टी भी सभी DDO के पास ही वापस आएंगी, विभागों के पास। तो वो पेनल्टी न लगे, सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं तो ये ऑडिट पैरा भी बनेगा कि आपने क्यों नहीं टाइमली अटेंडेंस रेज किया, क्यों नहीं पेमेंट टाइमली की। तीसरा जो है कि टाइमली पेमेंट करने के लिए टाइमली अटेंडेंस, हम ये भी अगर प्रोविजन, अगर सभी ये तैयार हो जाएंगे तो हम ये भी प्रोविजन बना देंगे कि ऑटोमेटिक अटेंडेंस चली जाएगी। अगर 2 दिन 3 दिन के अंदर आप अटेंडेंस नहीं जारी करते हो अपलोड, तो हम ऑटोमेट कर देंगे उसमें कि वो जितने दिन वर्किंग डे है उतना अटेंडेंस लग के आ जाएगा आपके पास इनवॉइस, ताकि कल को ये भी नहीं होगा कि इनवॉइस नहीं आई है। तो बट आपको अटेंडेंस किसी 5 आदमी 2 आदमी का अटेंडेंस लगाने में 20 दिन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये डिलेज भी इसी डिले की वजह से चीफ सेक्रेटरी ने खुद इंसिस्ट करके कहा कि इसमें पेनल्टी डालो सभी DDOs को, तो हमने पेनल्टी डलवा दी है। अब वो पॉलिसी आते ही पेनल्टी का भी एक साइकिल लग जाएगा कि इनवॉइस में जुड़ के जाएगा। अगर कोई उस टाइम लिमिट के अंदर अटेंडेंस नहीं लोड करेगा, पेमेंट नहीं करेगा, तो उसकी ऑटोमेटिक उसके ऊपर इनवॉइस जनरेट करते समय एडिशनल पैसा लगेगा, जो कि अगेन उस पॉकेट पे लगेगा, और ये भी एक ऑडिट पैरा का क्वेश्चन पहुंच सकता है। प्लीज मेक श्योर कि आप टाइमली पेमेंट करो। कंप्यूटर को खाली था कौन? आई थिंक दैट इज इट। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।